आज वापस मिले हैं हम क्लास 9th के लिए और एक चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे इसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। जैसे ये पेन है और अगर ये मेरे हैंड पर है तो इसका कुछ ना कुछ मास है। इन सबको मिलाने पर लेमनेड या शिकंजी बन गई। मतलब पराठा बनाया, पराठे के ऊपर बटर का पीस आया तो पराठा और बटर दिखाई दे रहे हैं। इट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस। बट कुछ समय के बाद आपने बटर को पूरे के ऊपर रब कर दिया, बटर गायब, और फिर आपने और ठंडा होने के बाद खाया तो बटर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, वो होमोजीनियस बन गया। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये पिछली बुक के अंदर जो पुरानी बुक चलती थी उसके अंदर ये चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब उस चैप्टर के अंदर जो भी बातें थी मैक्सिमम बातें वही इस चैप्टर के अंदर आई। जब उससे पुरानी बुक चलती थी, जब उसके अंदर टॉपिक्स थे कि मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे किया जाता है। जैसे आपने पानी में नमक मिला दिया, अब आप दोनों को सेपरेट करना चाहते हो तो सेपरेट करोगे कैसे, वो चीजें भी आपको वापस से इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या सीखने होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर सीखने होते हैं। मिक्सचर आपको सीखना होता है मैटर, कौन प्योर है कौन इम्प्योर है, कौन होमोजीनस है कौन हेट्रोजीनस है, और कई सारी बातें। इस चैप्टर के एंड पे आने के बाद मैं आपको वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जो एनसीईआरटी ने अपने बुक के पीछे की तरफ रखे हुए हैं। ठीक है, तो पूरा फोकस रखना। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और आप एक कॉपी और पेन लेके बैठो। कॉपी और पेन लेके बैठो। वीडियो में जहां जब मैं कुछ लिखने को बोल रहा हूं, मैं कुछ लिख रहा हूं, आप भी लिखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। उससे क्या होगा कि जब आप पढ़ाई करोगे तो वापस मेरे वीडियो मत देखने आओ। वीडियो देख ली, लेक्चर हो गया है, अब जो आपने लिखा है ना वो आप पढ़ो। हाँ, जो आपको लिखने के बाद पढ़ते समय वापस से समझ में नहीं आए तो वो आप वीडियो वाले पार्ट के अंदर देख लो। ठीक है, बार बार पूरी वीडियो नहीं देखनी, एक बार समझ लिया, दैट्स इट। तो ये चैप्टर इतना शानदार है कि हम मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं। देखो मिक्सचर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मिलावट। और मिक्सचर को साइंस क्या बोलता है, मिक्सचर इज इम्प्योर इन नेचर। तो इस दुनिया में दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर और इम्प्योर। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं। हालांकि ये वाला पार्ट अभी हमारे चैप्टर के अंदर नहीं है, बट फिर भी एक बार समझना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। आप ये समझो, देखो आप 9th क्लास के अंदर हो, पहली बार आप केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो 9th क्लास के अंदर। आप इतना समझ लो, जैसे ये पेन है और अगर ये मेरे हैंड पर है तो इसका कुछ ना कुछ मास है, मतलब कुछ ना कुछ तो वजन लेके है, और इसका ये कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है। तो इस जगह पर, मेरे हाथ के इस जगह पर अभी ये है, मतलब ये स्पेस किसने लिया है, पेन ने लिया है, और किसी ने नहीं लिया। इस जगह पर और कुछ नहीं आ सकता, जो आएगा वो इसके ऊपर आएगा। जैसे अगर तुमने जमीन के ऊपर एक मकान बनाया है तो वो तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर कहलाएगा, वो जो बनेगा उसके ऊपर बनेगा। ग्राउंड फ्लोर वापिस और कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो स्पेस किसने लिया है, ग्राउंड फ्लोर ने लिया है। तो कोई भी चीज जो स्पेस लेती है और उसका मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब ऐसे ही बात अगर अपन करें तो मैटर के दो पार्ट्स होते हैं। मैटर का पहला पार्ट क्या होता है, मैटर इज प्योर इन नेचर, और मैटर का दूसरा पार्ट क्या होता है, मैटर इज इम्प्योर इन नेचर। ठीक है, अगर कोई भी चीज प्योर है इस दुनिया में, जनरली प्योर क्या होता है, प्योर का मतलब वन, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब किसी के पास ओनली क्या हो, वन टाइप ऑफ एटम्स हो, एक ही तरीके के एटम्स हो, और एक ही तरीके के एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। किसी के पास मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स हो, एक से ज्यादा तरीके के एटम्स हो, बट उनका रेशो क्या हो, फिक्स्ड रेशो हो। उनका रेशो फिक्स्ड हो, मतलब मास के हिसाब से। इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही अपन आ जाते हैं इम्प्योर पे। इम्प्योर का मतलब क्या होता है, आपने दो चीजों को रैंडमली मिक्स कर दिया, और रैंडमली मिक्स करने के बाद वो आपस में रिएक्शन नहीं करती। जैसे पानी के अंदर आपने नमक मिलाया, पानी में नमक वैसा का वैसे ही पड़ा रहता है जैसे बाहर होता है, बट वो अपन को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वो वाटर के स्पेसिस में चला गया, नमक चेंज नहीं हुआ। मतलब जब दो चीजों को मिलाओ और वो आपस में रिएक्शन न करें, बस आपस में साथ में बैठ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। और मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर नेचर का होता है। बट सर अगर दो चीजों को मिलाओ वो रिएक्शन कर जाए, तो दो चीजों को मिलाएं और अगर वो रिएक्शन कर जाए तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड।
ये बात का ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे ही अब मिक्सचर के दो पार्ट आते हैं, वो अभी अपन को चैप्टर में आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल अपन ने तीन चीजें पढ़ी है। एलिमेंट, जैसे मैं बोलता हूँ आयरन इज एलिमेंट, तो आयरन इज प्योर, क्योंकि एलिमेंट का मतलब वन टाइप ऑफ एटम्स। फिर मैंने बोला आयरन ऑक्साइड इज कंपाउंड बिकॉज देयर आर टू एलिमेंट्स, आयरन एंड ऑक्सीजन विथ फिक्स्ड मास रेशियो। थर्ड अपन ने पढ़ा मिक्सचर, दो चीजों को मिलाओ और वह आपस में रिएक्शन ही न करें, बस आपस में मिक्स होकर बैठ जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्योर बोलते हैं। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का अगला पार्ट क्या है, हाउ कैन वी क्लासिफाई मिक्सचर्स। अब देखो, मिक्सचर को अगर आपको क्लासिफाई करना है तो मिक्सचर दो तरीके का होता है, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कहीं पर सफर कर रहे हैं और हम सफर अकेले कर रहे हैं। अब हम ट्रेन में जा रहे हैं तो होता क्या है कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, क्योंकि देखो दैट इज नॉट द परमानेंट जर्नी, बट समटाइम्स कोई हमारा जर्नी के अंदर एक अच्छा फ्रेंड बन गया जिसका हमने फोन नंबर लिया और हम उससे मिले, तो इट मीन्स जो हमारे साथ था उससे हम गुल मिल गए। नाउ जो दो सब्सटेंसेस आपस में गुल मिल जाएं, मतलब दिखाई ही ना दें, उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनस। और जो गुल मिल ना पाए, वो दिखाई देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस। जैसे कई समय के बाद आप कजिन्स, ब्रदर एंड सिस्टर आपस में घर के अंदर कहीं मिल रहे हो तो कितना एक अच्छा माहौल बन जाता है, इट्स कॉल्ड होमोजीनस नेचर। और यही अगर आप अपने दुश्मन से मिलो जिससे आप दुश्मनी रखते हो, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, इट्स कॉल्ड हेट्रोजीनस नेचर। सो यहाँ पर अपने पास दो तरह की चीजें बनती है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने क्या करा, एक ग्लास में वाटर भरा, वाटर के अंदर आपने लेमन जूस डाला, मतलब आपने लेमन को स्क्वीज किया, लेमन जूस के अंदर घुल गया, आपने शुगर मिलाई और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट मिलाया, इन सबको मिलाने पर लेमनेड या शिकंजी बन गई। कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देगी बिकॉज सब कुछ पानी के अंदर घुल जाएगा, और घुलना मतलब होमोजीनस। बट अगर आपने इसी के अंदर क्या मिलाए, चिया सीड्स मिलाए, चिया सीड्स क्या करेंगे, नहीं घुलेंगे, ऊपर तैरते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हेट्रोजीनस मिक्सचर बन गया। आप ये समझो कि रोटी मतलब पराठा बनाया, पराठे के ऊपर बटर का पीस आया, तो पराठा और बटर दिखाई दे रहे हैं, इट्स कॉल्ड हेट्रोजीनस। बट कुछ समय के बाद आपने बटर को पूरे के ऊपर रब कर दिया, बटर गायब, और फिर आपने और ठंडा होने के बाद खाया, तो बटर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, वो होमोजीनस बन गया। आपको जैसे ही आप चपाती खाओगे आपको बटर का टेस्ट आएगा, इट्स कॉल्ड होमोजीनस। तो अगर कोई चीज आपको दिखाई दे रही है मिलाने के बाद, वो हेट्रोजीनस है, और नहीं दिखाई दे रही उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनस। तो डेफिनेशन क्या क्रिएट होती है वो समझते हैं कि अ होमोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच एवरीथिंग इज मिक्स्ड इवनली एंड लुक्स द सेम थ्रू आउट। जैसे पानी में नमक मिलाया, नमक मिलाने के बाद भी ये ऐसा का ऐसा ही दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं, होमोजेनस। और अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच substances are not mixed evenly and different parts can be seen separately. Now मिट्टी मिलाई पानी में मिट्टी मिलाई तो मिट्टी नीचे जाके बैठ गई, मतलब मिट्टी और पानी दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, पानी में मिट्टी नहीं घुली। नियम ये कहता है जो ज्यादा है उसमें कम वाली चीज घुल जाए, जो कम वाली चीज अगर दिखाई नहीं दे रही है तो उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनस, और दिखाई दे रही है उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस। नाउ आने वाले टाइम पर, मतलब थोड़ी देर के बाद, हम इन दोनों को सेपरेट करना सीखेंगे। अगर पानी में नमक मिलाया है तो उसको कैसे सेपरेट करना है, अगर पानी में मिट्टी मिलाई है तो उसको कैसे सेपरेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम आराम से समझ पाएंगे। फिर देखते हैं, यहां पर अपने पास एक एक्टिविटी है, इसको मैं थोड़ी देर के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो अब वो ध्यान से समझना है, हमारे पास जो मिक्सचर्स हैं, वो मिक्सचर्स हमारे पास थ्री टाइप्स थे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स, राइट। तो अपन को प्रॉपर्टीज अपने को एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स, ये तीन बातें हैं। चलो इसको डायरेक्टली नहीं समझते, पहले अपन एग्जांपल देखते हैं। देखो आपने क्या करा, दो चीजों को मिक्स कर दिया, सिंपल। आपने क्या करा, वाटर लिया और वाटर में सॉल्ट या शुगर मिलाया, दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन। क्योंकि जब कोई चीज दूसरे में पूरी की पूरी गायब हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन।
जब कोई सॉलिड किसी के अंदर जाए तो सही पर नीचे जाके बैठ जाए, जैसे बच्चों की कफ सिरप आती है। अब कफ सिरप के अंदर क्या होता है, मतलब ये कफ सिरप नहीं मान सकते, वीकेंड से एंटीबायोटिक आती है, एंटीबायोटिक दवाई, ठीक है। उसमें क्या 2 बोतल आती है, एक बोतल के अंदर पाउडर होता है और एक बोतल में पानी भरा हुआ रहता है। जब दोनों को मिक्स करते हो तो पीछे लिखा हुआ होता है शेक वेल बिफोर यूज, तो आप उसको शेक करते हो ताकि वो दवाई के जो पार्टिकल हैं वो पानी के साथ जुड़ जाएं और आप पी पाओ। बट थोड़ी ही देर के बाद दवाई के पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। इट इज कॉल्ड सस्पेंशन, जहां दोनों बातें दिखाई देती है, मतलब कौन, सॉलिड भी दिखाई देता है और लिक्विड भी दिखाई देता है, उससे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। और तीसरा क्या होता है, कोलॉइड्स, जहां पर पार्टिकल्स एक से ज्यादा हैं पर वो पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं। जब कम पार्टिकल ज्यादा वाले के अंदर चले जाएं उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन। बट जब कम वाले पार्टिकल ज्यादा वाले स्टिक कर जाएं, चिपक जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड्स। सिंपल सा बात है। और जब कम वाले ज्यादा वाले के सरफेस पे जाके, बॉटम पे जाके बैठ जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको समझेंगे विद एग्जांपल। यहाँ पर अपने पास एग्जांपल क्या है, सबसे पहला सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, सैंड एंड वाटर। और यहाँ पे एग्जांपल क्या है, मिल्क। मिल्क की जगह हम एग्जांपल के अंदर यहाँ पे शामिल कर सकते हैं किसको, ब्लड को। आपको बता दूं कि हमारे ब्लड के अंदर, अच्छा हमारा ब्लड कौन है, लिक्विड है, उसमें कई तरीके के सॉलिड्स हैं। कौन कौन सॉलिड्स है, लाइक आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सब हमारे ब्लड के अंदर चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे ब्लड का पार्ट है। तो हमारा ब्लड कौन हो गया, बोलो, कोलॉइड हो गया। अब देखो, पार्टिकल साइज इज द फर्स्ट थिंग। सबसे पहली चीज आप समझो सॉरी, सबसे पहली चीज आप समझो कि सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स के स्पेस में चले गए, या वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके स्पेस के अंदर गायब हो गए। कौन, शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, उनका साइज बहुत स्मॉल है। पार्टिकल साइज कितना है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। 1 नैनोमीटर मतलब मैं आपको बता देता हूँ, 10 की पावर -9। अब ये थोड़ा टफ पड़ेगा, इसको ढंग से समझाता हूँ। कैसे लिखेंगे, 0.000000001 मीटर। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, आप खुद देखो। अब देखो, साइंस ने इसको भी नाप लिया है, इसको भी पता कर लिया है, इतना छोटा पार्टिकल किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है। जब पार्टिकल इतना छोटा है तो क्या वो हमारे को दिखाई देगा, नहीं देगा। तो उसकी विजिबिलिटी क्या है, ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, दिखता ही नहीं, बिल्कुल। अब देखो ना, पानी है, पानी में कई तरह की चीजें, बट अपने दिखाई थोड़ी देती है, क्योंकि वो सब पानी में घुली हुई होती है। तो इसीलिए वाटर कैसा दिखता है आपको, ट्रांसपेरेंट दिखता है। आपको पता है, जैसे आरओ का पानी हो चाहे जमीन के नीचे से आने वाला पानी हो, दोनों को देखोगे लमसम सेम दिखेंगे। बट जो आरओ का पानी है उसमें बहुत कम सॉल्ट है, जमीन के नीचे से जो पानी आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है, तभी तो वो कहलाता है हार्ड वाटर। बट क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो पानी के अंदर घुले हुए होते हैं। अब आप देखो सस्पेंशन, जब कोई सॉलिड पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाते हैं, एटलीस्ट वो दिखाई तो देते हैं, मतलब वो पार्टिकल थोड़े से बड़े हैं। तो कितने, यहाँ पर अपन उसका साइज क्या देखा है, मतलब लेस देन तो नहीं कह सकते, वी कैन से 100 नैनोमीटर, लमसम पास में 100 नैनोमीटर से थोड़ा सा कम या उससे ज्यादा। ठीक है, तो 100 नैनोमीटर आप मान लो। ठीक है, और लास्ट क्या आता है, कोलॉइड्स। ये पार्टिकल 1 नैनोमीटर से तो बड़े होते हैं पर 100 से छोटे होते हैं। ठीक है, अब एक बात को समझना, जब आपने पानी में नमक मिलाया तो नमक और पानी अलग नहीं होंगे, क्योंकि वो आपस में घुल गए हैं। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सा बात है कि नमक और पानी आपस में क्या हो चुके हैं, लाइक, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को वीकेंड से एक दूसरे के अंदर गायब होने की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, स्टेबल होंगे। बट अगर आपने कफ सिरप, सॉरी, एंटीबायोटिक के अंदर पानी मिलाया तो वापिस से एंटीबायोटिक नीचे जाके बैठ जाएगा। इसका मतलब कैसा होगा, अनस्टेबल। और ये जो होते हैं कोलॉइड्स, ये स्टेबल भी होते हैं और समटाइम्स क्या होते हैं, अनस्टेबल। जैसे दूध जो है, जब तक वो सही है तब तक वो स्टेबल है, एक बार दूध फट गया तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे हम सॉर मिल्क। फिर देखो टाइप ऑफ मिक्सचर। अब देखो सॉल्यूशन, क्योंकि नमक पानी में अच्छे से घुल चुका है तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, होमोजेनस। क्योंकि इस नियम के हिसाब से
आप यहाँ पर क्या देखते हो, एवरीथिंग इज मिक्स्ड इवनली एंड लुक्स द सेम थ्रू आउट। आपने उसको मिलाया, मिलाने के पहले और मिलाने के बाद वो बिल्कुल एक जैसी दिखती है, ठीक है, तो ये होमोजीनस है। सस्पेंशन कैसा होता है, हेट्रोजीनस होता है। क्यों होता है, क्योंकि मिट्टी नीचे जाके बैठ गई, मिट्टी भी दिख रही है और पानी भी दिख रहा है। और अपना कॉलॉइड होमो भी हो सकता है और हेट्रो भी, मतलब दूध फटने से पहले तो एक जैसा दिखता है और दूध फटने के बाद अलग दिखता है, पानी अलग हो जाता है, क्रीम अलग हो जाती है, तो वो कैसा हो जाता है, हेट्रोजीनस, ठीक है। फिर आप देखना दो बातें यहाँ पे आती है, एक आता है टिंडल इफेक्ट। बच्चों आपने क्या करा है, सुबह सुबह देखा है कि हमारे घर के अंदर कोई जैसे छत है, तो यहाँ कोई दीवार है, दीवार पर एक होल करा हुआ है, उस होल में से लाइट आ रही है, और लाइट आने के बाद हो क्या रहा है, उसके लाइट्स के साथ हमको मिट्टी के पार्टिकल दिख रहे हैं, उसको हम डस्ट बोलते हैं। लाइट के अंदर पार्टिकल्स का फैल जाना या पार्टिकल्स के प्रेजेंस में लाइट का स्कैटर हो जाना या लाइट के अंदर पार्टिकल्स का दिखाई देना, इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। मतलब द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। अब देखो, क्योंकि आपने जब पानी के अंदर नमक मिलाया तो क्या पार्टिकल दिखाई देते हैं आपको, द आंसर इज द बिग नो, पार्टिकल नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर उस पर लाइट डालोगे तो लाइट वैसी की वैसी ही दिखाई देगी। पर अगर पार्टिकल दिखते कहाँ हैं, सस्पेंशन में भी दिखते हैं। जैसे आपने एंटीबायोटिक लिया, उसमें पानी मिलाया, उसको शेक किया, थोड़ी देर के लिए पार्टिकल दिखाई देंगे आपको, ऊपर ऊपर दिखाई देंगे। अब आप लाइट डालोगे ना, तो लाइट डालोगे तो आपको आगे की तरफ लाइट फैलती हुई दिखाई देगी, उसको क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग। तो द स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब आप यहाँ पे देखो, ये मैंने आपके लिए तीन चीजें बनाई। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए कौन है, सॉल्ट सोल्यूशन, ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। बी क्या लिखा हुआ है, चौक पाउडर। अब चौक पाउडर कैसा होता है, चौक को पानी में मिलाओ एंड दोनों को अच्छे शेक करो, शेक करो, थोड़ी देर के लिए चौक के पार्टिकल ऊपर रहेंगे। एंड थर्ड क्या है, मिल्क एंड वाटर। अब जो मिल्क एंड वाटर है वो कौन है, कोलोइड है। अब आप इधर लाइट डालोगे, क्योंकि यहाँ पार्टिकल दिखते ही नहीं है, पार्टिकल दिखते ही नहीं है, तो लाइट जैसी थी वैसी ही हमें दिखाई देगी। इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। बट अगर आप लाइट यहाँ डालोगे तो लाइट फैल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे क्या है, पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो होगा। और अगर आप लाइट यहाँ भी डालोगे तो भी वो फैल जाएगी, तो यहाँ पर भी टिंडल इफेक्ट शो होगा। एक सिंपल सा बात। फिर क्या आता है, ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ये आप याद रखना, क्या होता है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अब सॉल्यूशन के पार्टिकल और सस्पेंशन, देखो सस्पेंशन के पार्टिकल तो बड़े भोले भाले, थोड़ी देर के बाद नीचे जाके बैठ जाएंगे, तो सस्पेंशन के पार्टिकल भी नीचे जाके बैठ गए तो ये ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल घुल गए, ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करते। बट कॉर्डल पार्टिकल चिपके हुए रहते हैं, और चिपके हुए हैं तो वो क्या करेंगे, जिगजैग मूवमेंट शो करेंगे, और अगर वो जिगजैग मूवमेंट शो करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ओनली कॉलॉइड ब्राउनियन मूवमेंट को शो करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड। बच्चों ये एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक, इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझें, और आप इसको वीडियो पॉज करके लिख भी लें। और ये एक्टिविटी जो है वो टिंडल इफेक्ट का एक्टिविटी है, ये समझ के चलो। फिर अगला हेडिंग क्या आता है बच्चों, अगला हेडिंग है आपका सोल्यूशन। सो देखो, पढ़ते पढ़ते हम जैसे 15 से 20 मिनट जैसे हमारे को हो गए। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा मैटर क्या होता है, प्योर कौन है, इम्प्योर कौन है, इम्प्योर के दो पार्ट, मिक्सचर, मिक्सचर के दो मतलब कौन सा मिक्सचर, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, विद एग्जांपल्स अपन ने उसे एक्सप्लेन किया। फिर हम लोगों ने समझा कि जो मिक्सचर है उसके टाइप्स कौन कौन टाइप्स है, मेनली सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स, एंड देन हमने उसके अंदर 6 to 7 डिफरेंसेस पढ़ लिए। अब आप समझो अगला हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अपन ने पढ़ा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दो सब्सटेंसेस, लाइक अपन ने क्या लिया, सॉल्ट लिया और क्या लिया, वाटर लिया। सॉल्ट जो होता है वो वाटर में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, और डिजोल्व होने के बाद वो क्या बना देगा, वो सॉल्यूशन बना देगा। तो अपन इसको किस तरीके से समझते हैं कि कोई एक सब्सटेंस है वो दूसरे के अंदर, दूसरे सब्सटेंस के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, इसका मतलब
कोई वन सब्सटेंस, when one substance which is present in lesser quantity, अब जो लेसर क्वांटिटी में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट. विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी dissolves in another substance which is present in greater quantity. ग्रेटर क्वांटिटी क्या, सॉल्वेंट. इसके अंदर डिजोल्व, मतलब सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे. सॉल्यूट डिजोल्व्स इन सॉल्वेंट. लाइक मतलब कुछ सब्सटेंसेस को वाटर पसंद है तो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, कुछ को ऑयल्स पसंद है तो ऑयल्स क्या होते हैं, लाइक हेक्सेन, टोलुइन, बेंजीन, तो वो उसके अंदर घुलते हैं. ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस पानी में घुलते हैं और कुछ सब्सटेंसेस किस में घुलते हैं, ऑयल में घुलते हैं. अब देखो सॉल्यूशन कौन होता है, अभी थोड़ी देर पहले आप सीख के आए हो. सॉल्यूशन कौन होता है, सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर. सॉल्यूशन इज स्टेबल इन नेचर, अभी आप पढ़ के आए हो. सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, सॉल्यूशन ब्राउनियन मूवमेंट भी शो नहीं करता. ठीक है, टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करेगा, ब्राउनियन मूवमेंट भी शो नहीं करेगा. सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूशन मिलकर बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कौन होता है, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं. जैसे तीन चीजें हैं, नमक, शक्कर और पानी. तो नमक और शक्कर ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, बल्कि जो पानी है वो कौन हो गया, सॉल्वेंट हो गया. अब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इसी कॉन्सेंट्रेशन के रूप. आप देखना कभी भी कोई आप फूड आइटम्स खाते हो, जैसे आप लोगों ने क्या करा, एक आपने कोई स्नैक खाया, कोई स्नैक्स आपने लिया है, इवनिंग स्नैक्स. तो कोई इवनिंग स्नैक्स के अंदर आपने सपोज लिए पीनट्स लिया, तो पीनट्स के अंदर आप यूं देखेंगे कि आपको लिखा होगा प्रोटीन, तो आप लिखा होगा 25%. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जस्टिफाई करा कि पीनट्स तुम खा रहे हो बिल्कुल तुम्हारा सही पर्पस है, क्योंकि प्रोटीन कितना परसेंट है, 25%. तो ये जो 25% है इसको अपन ने आगे जाके क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, मतलब कि एक सोल्यूशन के अंदर मेनली अलग अलग चीजें जो बहुत कम कम. ठीक है, आप देखना इसको इस तरीके से भी होता है. जैसे सपोज कोई भी ब्रांड है, उसने बताया कि मैंगो उसके अंदर कितना प्रेजेंट है, 40%. उन्होंने बताया शुगर सपोज प्रेजेंट है 10%. फिर उन्होंने बताया लाइक स्वीटनर आपने और डाल दिया शुगर के अलावा, उन्होंने बोला ये 2%. ठीक है, ये सब कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, फिर उन्होंने बताया कोई सपोज वी कैन से फ्लेवरिंग एजेंट उन्होंने बोला ये 1%. और उन्होंने लास्ट में क्या लिखा, वाटर QS का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी सफिशिएंट. इसका मतलब आप पढ़ रहे हो परसेंटेज के लिए, परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100 अगर ग्राम है तो 40 ग्राम कौन है, मैंगो है. 10 ग्राम कौन है, शुगर है. 2 ग्राम कौन है, स्वीटनर है. 1 ग्राम कौन है, फ्लेवरिंग एजेंट है. तो इन सबको सम करोगे तो आएगा 53. अब 100 माइनस 53 कितना हो गया, 47. तो 47 कौन मिलाओगे आप, वाटर, ताकि वो 100 बन जाए. तो इसका मतलब पानी कौन हो गया, सॉल्वेंट हो गया. एक्चुअली पानी का कोई इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट ये लोग लेके आ रहे हैं. मैंगो इफेक्ट लेके आता है. लाइक अगर आपने कोई दवाई आपने ली है, दवाई में आपने पानी मिलाया, पानी तो उसको अपने साथ वीकेंड से पूरी बॉडी में ले जाने का काम करेगा, बट असर तो दवाई देगी ना आपको. तो जो असर देता है उसे क्या बोलते हैं, सोल्यूट. तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. कि एक सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन है, उसमें सोल्यूट कितना परसेंट है, सोल्यूट मतलब जो होता है कम, सोल्यूट कितना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन. अब कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट क्या होंगे, टाइप्स होंगे.
तो सबसे पहले टाइप की क्या दे रखा है, हाउ डू वी एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहला क्या होता है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही ग्राम में हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेट बाय वेट या मास बाय मास। अगर जो सॉल्यूट है वो तो ग्राम में हो पर सॉल्वेंट जो है वो ml में हो या लीटर में हो, याद रहे ml या लीटर को बोलते हैं वॉल्यूम, तो दिस इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम। और तीसरा, दोनों ही ml में हो, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो मेरे पास इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारे घर पे जो टैप्स होते हैं, टैप्स को बोलते हैं नल, जो भी टैप्स होते हैं वो बनते हैं ब्रास के। उसमें दो लोग होते हैं, कॉपर और जिंक। तो कॉपर भी ग्राम में होगा और जिंक भी ग्राम में होगा, तो ये दोनों हो गए वेट बाय वेट। अगर आपने कोई दवाई ली है, दवाई सॉलिड है और साथ में आपने पानी पिया है, तो दवाई सॉलिड मतलब वो ग्राम में, पानी लिक्विड मतलब ml में, इट्स कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम। और कुछ लोग वीकेंड से अल्कोहल पीने के शौकीन होते हैं, तो अल्कोहल भी ml में है और वो पानी मिला के पीते हैं या सोडा मिला के पीते हैं, वो भी ml में है। या कुछ मेरे जैसे साधारण लोग शिकंजी पीने के शौकीन हैं, तो ये भी ml में, कौन, लेमन जूस भी और पानी भी ml में। इसको क्या बोलते हैं अपन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अपनी बुक के अंदर ये तीन चीजें हैं, इनके तीनों के मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज। परसेंटेज निकालते हैं, क्या लिखते हैं ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। एक काम कर लो, आप सॉल्यूट को आप हमेशा 2 बोला करो और सॉल्वेंट को आप 1 बोला करो। सॉल्वेंट को 1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा है। तो हम क्या कह रहे हैं, मास, तो सॉल्यूट मतलब मास में W और सॉल्यूट मतलब क्या 2 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ओनली W मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा परसेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं अपन, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। और तीसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, 2। याद रहे, ये साथ साथ पढ़ के साथ साथ लिखते जाओगे तो आपको चीजें याद होंगी। अब क्या लिखा हुआ है, मास बाय मास परसेंटेज, एंड वी कैन से परसेंटेज मास बाय मास, और वी कैन से परसेंटेज वेट बाय वेट। फॉर्मूला मैं आपको समझा के आया हूं, मैं क्वेश्चन करवाता हूं। आपके सामने क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर, डिजोल्व इन के बाद जो है वो सॉल्वेंट है, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। तो आप क्या लिखोगे, परसेंटेज, क्या लिखोगे, मास मतलब W ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मतलब 2 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे लिखना W2, एग्जाम में W2 मास ऑफ सॉल्यूट, कौन है वो, NaCl, क्योंकि उसने सॉल्ट, सॉल्ट को बोलते हैं नमक, कितना ग्राम है ये, 10 ग्राम। W मास ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 90, कितना ग्राम, 100 ग्राम। 10 सॉल्ट है, 90 पानी है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्ट कितना है, 10 ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। इट इज कैंसल्ड आउट, तो व्हाट इज द आंसर, 10%, वेट बाय वेट, राइट। ये मास परसेंटेज आया, मास बाय मास। अगला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला अपन सीख के आए हैं, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके ऊपर काम करते हैं। If 5 gram of glucose is dissolved in water to make 100 ml solution, तो अपन क्या लिखेंगे, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्या बोलेंगे, W2 मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो कितना ग्राम है, 10 ग्राम। V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इन्होंने बोला है
कि ग्लूकोज को आपने डिसॉल्व किया पानी में टू मेक 100 ml सॉल्यूशन, तो ये कितना ml हो गया 100 ml। तो अपन इसको ही फाइंड करते हैं, कैसे क्या फाइंड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज क्या होता है, W2 10 ग्राम, वॉल्यूम 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा 10% वेट बाय वॉल्यूम। सिंपल सी बात, 10% क्या आया वेट बाय वॉल्यूम। अब तीसरा क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसी क्वेश्चन को समझते हैं। 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड, आप देखते हो ना वो किसान लोग पूरा ऊपर बांध के एंड देन पूरे खेतों में छिड़कते हैं, क्यों, आपको मालूम होना चाहिए कि पेस्टिसाइड एक वो केमिकल है जो कीड़े मकोड़ों को आने से बचाता है, ठीक है। तो कितना ml पेस्टिसाइड मिला है बेटा 1 ml मिला है, is mixed with sufficient amount of water to form 100 ml of pesticide. Spray for rice crop. Calculate volume by volume percentage. तो percentage. Volume of solute upon volume of solution multiply by 100. Solute का वॉल्यूम कितना है 1 ml. To form 100 ml of pesticide spray. पूरा दोनों को मिलाया, पानी के अंदर मिलाया, तो मिला दोनों को मिला के क्या बनता है सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन कितना ml है 100, दिस इज कॉल्ड 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट, फिर आप क्या देखते हो अ कॉमन टेल्कम, टेल्कम पाउडर मतलब जो भी ये पाउडर अपन लगाते हैं ना गर्मी के अंदर, अ कॉमन टेल्कम पाउडर कंटेन 4% मास बाय मास जिंक ऑक्साइड which act as antiseptic. How much zinc oxide is present in 300 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर। कितना आसान क्वेश्चन है, आप इसको इस तरीके से करोगे। कौन कौन है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, जिंक ऑक्साइड, टेल्कम पाउडर। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि 4% है तो 300 ग्राम में कितना होगा, तो इसे यही टेक्निक है, जिंक ऑक्साइड टेल्कम पाउडर प्रपोर्शन जिंक ऑक्साइड टेल्कम पाउडर। अब आपको क्या बोला उन्होंने, टेल्कम पाउडर कंटेन्स 4% जिंक ऑक्साइड, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड कितना है 4, मतलब यहाँ पे ग्राम की बात हो रही है ना, तो 4 ग्राम किसके अंदर 100 ग्राम में। तो क्या कहता है हाउ मच जिंक ऑक्साइड, तो कितना x प्रेजेंट इन 300 ग्राम, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा 300 ग्राम। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, आउटर इनर मतलब 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 300, 100 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 टाइम, इसको नीचे जाना है, तो 4 चीजा कितना आएगा 12 ग्राम। कुछ लोग तो इसको टिप पे ही कर लेते हैं ऑन टिप, अच्छा 100 ग्राम में 4 ग्राम है, 300 ग्राम में 12 ग्राम है, 100 में 4 है तो 200 में 8 है, 300 में 12 है, सिंपल सी बात, 300 में कितना आ गया 12 ग्राम। इट्स अ प्रपोर्शन रूल। एक क्वेश्चन और आता है, योर मदर गिव्स यू अ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेट टू मिक्स विथ वाटर and serve it to your visiting friend. She asks you to mix 2 tablespoonful of concentrate with water in a glass tumbler. If each tablespoon measure 15 ml, एक टेबल स्पून मतलब एक बड़ा चम्मच कितना मेजर कर रहा है 15 ml, and you make 150 ml of juice per person. आपको सबके लिए कितना जूस बनाना है 150 बनाना है। What is the percentage weight by volume by volume of orange juice concentrate in the mixture you prepared? Okay, अब मेरी बात समझना, आपकी मदर ने आपको ऑरेंज जूस दिया है, उसको मिक्स किससे करना है बेटा पानी से, ताकि अपने फ्रेंड्स को सर्व कर सको। उन्होंने कहा है आपको 2 बड़े चम्मच मिलाने हैं पानी के साथ, ठीक है। ईच टेबल स्पूनफुल मेजर 15 ml। तो देखो इन 1 ग्लास, आप बोलोगे इन 1 ग्लास 2 tablespoonful orange juice is there, so volume in 1 glass, एक गिलास में कितना वॉल्यूम आया 30 ml। इन्होंने बोला एक टेबल स्पूनफुल कितना में से 15 ml नजर करता है, पर उन्होंने क्या बोला आपको 2 चम्मच मिलाना, तो एक चम्मच से 15 ml, 2 चम्मच में 30 ml। यू मेक
150 ml ऑफ जूस पर पर्सन। तो व्हाट इज द V by V ऑफ ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेट इन द मिक्सचर यू प्रिपेयर्ड? क्या होगा? परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस, मतलब क्या बोलेंगे V2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ऑरेंज जूस का वॉल्यूम कितना है? 30। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 150 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 से कट जाएगा 5 टाइम और 5 से कट जाएगा 20 टाइम। दिस इज कॉल्ड 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बोलो क्या बोलते हैं इसको? 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट, विनेगर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। आपको बता दें कि विनेगर को मिलाया जाता है, ठीक है, मेनली स्पाइसी फूड में मिलाया जाता है। विनेगर का यूज किया जाता है बच्चों पिकल्स या अचार को प्रिजर्व करने में, उसको खराब होने से बचाने के लिए। एन एडिटिव कंटेन 5% V by V एसिटिक एसिड। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड ओनली कितना परसेंट होता है? 5%। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज ए लिक्विड 100% एसिटिक एसिड। इसके अंदर एसिटिक एसिड कितना होता है? 100%। इफ यू वांट टू मेक विनेगर फ्रॉम एसिटिक एसिड, हाउ वुड यू प्रोसीड? अगर आपको बनाना है तो कैसे आप करोगे? आप ये बोलोगे, आप 100% है ना वो, तो आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर से 5 ml निकालोगे। कितना निकालोगे? 5 ml। क्योंकि आपको विनेगर में कितना परसेंट चाहिए बेटा? 5%। तो 5 ml आप वो निकाल लोगे, उसके अंदर आप क्या मिलाओगे? 95 ml वाटर, ताकि कितना ml बन जाए? 100 ml क्या बन जाए? सोल्यूशन बन जाए। इट मींस 5 अपॉन 100, मतलब 5 तो कौन हो गया? एसिटिक एसिड, 100 कौन हो गया? सोल्यूशन, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज कॉल्ड 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब आप ये देखेंगे कि अपन ने कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक को भी पूरा कर लिया। अपन ने बताया जो क्वेश्चन किए ना, ये एनसीईआरटी के बीच वाले क्वेश्चन थे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल्स। तो मैंने आपको 3, 4 या 5 क्वेश्चन करवाए हैं, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर भी लिखने हैं। देखो मेरी एक सिंपल सी बात समझ लो, ये क्वेश्चन आज आपके सामने है, कल को ये क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकते हैं, ठीक है? तो आपको इसके हिसाब से उनको समझना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे कुछ मालूम था ही नहीं, 100% एसिटिक एसिड में से मुझे बनाना कितना परसेंट है? 5। तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये जो है ना, इसका मैं 100 ml ले रहा हूँ, इसमें से 5 ml निकाल ले रहा हूँ, 5 ml को मिला रहा हूँ 95 ml पानी के अंदर, ताकि वो 5% बन जाए। क्योंकि दोनों को मिला के 100 बना दो। अगर 5 को मिलाओ 95 में, तो 10 को मिलाओगे 190 में, 15 को मिलाओगे अपने 285 में, मतलब यहां भी बढ़ा दो, सेम प्रपोर्शन में बढ़ेंगे। अगर इधर इंटू 10 कर रहे हो तो इधर भी इंटू 10 करना, मतलब 5 10 जा 50 एंड 95 10 जा 950, दोनों मिलाए कितना आएगा? 1050 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू विल गेट 5%। परसेंटेज चेंज होने वाला नहीं है, बस क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है? सिंपल सा बात। फिर देखो अगला टॉपिक क्या आता है। अगला टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, इसका नाम क्या है? सॉल्युबिलिटी। देखो एक सिंपल सी बात और समझो यहीं पर ही, एक छोटा सा बात समझाना और भूल गया। सपोज आपने क्या करा, अपने घर पर एक छोटी सी इंडस्ट्री खोली। भाई काम तो घर से शुरू होता है। तो आपने क्या करा, आपने कुछ विनेगर की बोतल बनाना शुरू किया, मतलब आपने खुद से बोतल बनवा दी किसी प्लास्टिक की शॉप से, और आपने खुद की पैकेजिंग बनवा दी, और आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। आपने क्या किया, जो एसिटिक एसिड है उसको आपने 5 ml, और आपने देखा कि मुझे आज सबसे पहले 100 दुकानों पे बेचना है, मैं शुरू कर दूं। भाई अगर तुम 100 दुकानों पे बेचते, ठीक है, तो मिनिमम एक दुकानदार तुमसे 5 तो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो दुकानदार ने कितना खरीदा? तुम मतलब 100 दुकानों में बेचते हो, ठीक है, एक दुकानदार तुमसे 5 लेगा, तो तुम्हें कितनी बोतल चाहिए? 500 बोतल चाहिए। अगर एक बोतल में 50 ml भी है, तो ये कितना ml है? 25,000 ml है। 25,000 ml आपका सोल्यूशन। तो आपको पूछेगा आपको कितना एसिटिक एसिड चाहिए, तो कितना आसान होगा, क्योंकि परसेंटेज कितना है आपका? 5। एसिटिक एसिड को क्या मान लो? x अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 250 इंटू 5, 1250 ml आपको चाहिए, सिंपल से।
1250 ml आपको क्या चाहिए, एसिटिक एसिड, ताकि आप 25,000 ml बना दो दुकानदार को बेचने के लिए। कितने दुकानदारों को बेचने के लिए, अपने 100 दुकानदारों को बेचने के लिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो ये आपका थॉट प्रोसेस है, क्वेश्चन को कभी भी क्वेश्चन मत समझो, क्वेश्चन को प्रॉब्लम समझो, और प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, पूरा उस पर दिमाग लगा दो, झोंक दो दिमाग कि मैं सॉल्व कैसे करूं। देखो जो समय बच्चों अब आ रहा है, इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आगे पूरे टाइम पे डिफाइन सॉल्युबिलिटी, जमाने गए अब सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बन के आएगा, ये समझ के चलो। तो सो इसलिए सीरीज के अंदर हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम क्या है, सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। भाई देखो सॉल्वेंट के अंदर तो आप घोल देते हो ना, ठीक है। देखो आप कभी देखना 10 ml पानी में हो सकता है 5 ग्राम नमक घुल जाए, पर 10 ml पानी में 1 ग्राम शक्कर भी ना घुल पाए। तो पानी तो अपने 10 ml लिए, बट नमक ज्यादा घुला है, शक्कर कम घुली है, तो नमक की क्या ज्यादा हो गई, सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in minimum amount of solvent। सॉल्यूट को आपको घोलना है कम से कम सॉल्वेंट में, कम से कम, और ऐसा करने के बाद क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। इस हिसाब से सॉल्यूशन 3 तरीके के बनते हैं। देखो बच्चों मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके के कोर्स होते हैं। 9th क्लास में आने के बाद आप उन कोर्सेज के अंदर इंटरेस्ट लेते हो। सपोज मार्केट के अंदर कोई कोर्स है, ठीक है, और हो सकता है 10 साल पहले उसका बहुत स्कोप हो। क्यों था स्कोप, क्योंकि उसके अंदर जॉब्स बहुत ज्यादा थी। हो सकता है आज स्कोप नहीं हो क्योंकि उसके अंदर जॉब्स बहुत कम हो सकता है दैट इज द फील्ड वी कैन से, सपोज कैशियर, पहले कैशियर की जॉब हुआ करती थी, ठीक है। अब क्या जरूरत है कैशियर की, मशीन उससे जल्दी और उससे अच्छा काम कर सकती है, ठीक है। तो उस फील्ड के अंदर कैशियर की जॉब के अंदर क्या आ गया, सैचुरेशन आ गया। ऐसे ही यहाँ पर सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना ही बंद हो जाए उससे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक सॉल्वेंट डिसॉल्व हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास इसके हिसाब से 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। पहले कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड। इसका मतलब होता है एट एनी कंडीशन लाइक एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर, सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है। दूसरा, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। इट मींस व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। और जब वो घुलना बंद हुआ है फिर भी तुम मिलाए जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट मोर देन सैचुरेशन लेवल इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। जैसे मार्केट में कोई फील्ड है, कोई पढ़ाई का फील्ड है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन बच्चों को बुरा लग जाए। अब उस फील्ड के अंदर क्या है, प्रॉब्लम यह है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, और फिर भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आगे जाके इनकी हालत खराब होने वाली है। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। अब एक समय आया कि उस गवर्नमेंट ने बोला बस अब अपने को नहीं चाहिए, इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड, ठीक है। और जब बहुत जरूरत है उस चीज की उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है। मतलब जब तक सॉल्यूट घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, अनसैचुरेटेड, घुलना बंद, सैचुरेटेड, फिर भी तुम मिला रहे हो, सुपर सैचुरेटेड। अब देखो आपके सामने एक ग्राफ आता है, एक्टिविटी है, ये हमारे बुक की एक्टिविटी है। एक्टिविटी हमारे को क्या समझाती है, क्या कहता है, कंसिडर वाटर एज अ सॉल्वेंट, पानी को सॉल्वेंट माना, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी आर सॉल्यूट्स, ईच सब्सटेंस हैज अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी।
हर एक के घुलने का तरीका अलग अलग है। अ ग्राफ ऑफ सोल्यूबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी कर्व। देखो ये अच्छी डेफिनेशन आई है। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी कर्व? द ग्राफ बिटवीन द ग्राफ ऑफ सोल्यूबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। अब देखो इस तरफ क्या लिखा है अपन ने? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी कैसे देखिए कि कितना ग्राम, यू कैन सी, यू कैन सी कितना ग्राम, ये आप देख सकते हो, ठीक है, वेट, वी कैन से, ये देखो क्या कहता है, कितना ग्राम डिजोल्व हो रहा है, कौन? सॉल्यूट 100 ग्राम वाटर में, ये समझ के चलो, ठीक है। यहाँ आ गया सोल्यूबिलिटी, यहाँ आ गया टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी कितनी थी? 25, 0 और 50 के बीच में 25 आएगा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़े, टेम्परेचर 10 हुआ, थोड़ी सी बढ़ी, टेम्परेचर 20 हुआ, थोड़ी और बढ़ी, 30 हुआ, थोड़ी और बढ़ी, 40 हुआ और बढ़ी, 50 हुआ और बढ़ी, 60 हुआ और बढ़ी, 70 हुआ और बढ़ी, 80 हुआ और बढ़ी। मतलब थोड़ी 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 बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ रही है? सोल्यूबिलिटी। किसकी बढ़ रही है? ए की बढ़ रही है, ए की। अब आप देखना ध्यान से, बी, बी की सोल्यूबिलिटी 1, वी कैन से 175 थी, क्योंकि 150 और 200 के बीच में। कब थी? 0 डिग्री पे थी। फिर आप 10 डिग्री पे आए तो ये थोड़ी सी बढ़ी, 20 डिग्री पे और बढ़ी, 30 पे और बढ़ी, 40 पे और बढ़ी, 50 पे और, 60 पे और, 70 डिग्री पे और ज्यादा बढ़ गई, और 80 पे और ज्यादा बढ़ गई। मतलब जो शुरुआत 175 से हुई थी वो जाके खत्म होती है लमसम 360 पर, और यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी 25 से, वो खत्म कहाँ पर हो रही है? लमसम आप सीध पकड़ लें तो 75, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप सीध पकड़ रहे हैं तो उतनी भी नहीं जा रही बच्चों, यही मैं ज्यादा बता रहा हूँ। अगर पॉइंट देखूंगा तो ये 50 की सीध अगर पकड़ी जाए ये लाइन, तो ये लमसम 70 तक जा रही है अल्टीमेटली, ठीक है। मतलब यहाँ पर सोल्यूबिलिटी क्या गई? 50 वीकेंड से 25 से गई है 70 की, 25 से 70 पे गई है। पहले 25 ग्राम घुल रहा था, कौन? सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में, अब 70 ग्राम घुल रहा है। यहाँ देखो 160 ग्राम घुल रहा था, यहाँ 170 ग्राम घुल रहा था, अब देखो आप लमसम 360 ग्राम घुल रहा है, ठीक है, यहाँ 370 ग्राम घुल रहा है। तो सोल्यूबिलिटी के ऊपर बात करते हैं अभी अपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अबव ग्राफ, प्रिडिक्ट which of the two compound A or B will dissolve more in given amount of water at a given temperature. So देखो solubility of compound A in water at 20 डिग्री सेल्सियस। अब आप ऐसा करो 20 डिग्री पर आओ, ये सब हटा दिया, 20 डिग्री पर आओ। 20 डिग्री पर A की सोल्युबिलिटी कितनी है? बहुत कम है, लमसम आप देखेंगे तो 40 के करीब आ रही है, 40। और 20 डिग्री पर बी की कितनी है? लमसम 200, ठीक है। तो बी की ज्यादा है 20 डिग्री पर, तो अपन क्या बोलते हैं? ए की लेस देन है, ए की लेस देन। अच्छा सॉरी, वापिस से, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए इन वाटर एट 20 डिग्री इज डैश इट्स सोल्युबिलिटी एट 60 डिग्री। ऑब्वियस बात है 60 डिग्री पे ज्यादा ही है, 20 डिग्री सोल्युबिलिटी ए की कम है और 60 पे ज्यादा है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी किसी सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी बढ़ती है, वो मैं समझाऊंगा फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो ए की सोल्युबिलिटी 20 पे कम है, क्या बोलेंगे? लेस देन द सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20। ओके, ऑब्वियस बात है 20 डिग्री पे बी की भी कम है, और अगर 60 देखो 60 पे बहुत ज्यादा है, तो बी की भी कम है। इससे अपन को क्या साबित हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या कहता है? द सोल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ डैश विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हायर टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली? जब आप किसी का भी क्या करते हो, जब आप किसी का भी क्या बनाते हो, सैचुरेट सॉल्यूशन बनाते हो और उसको कूल करते हो, तो वहां पर क्या बनते हैं? क्रिस्टल्स बनते हैं। बोलो क्या बनते हैं? क्रिस्टल्स। सैचुरेट का मतलब क्या होता है? अब वो घुलना बंद हो जाएगा, और जब आप उसको ठंडा करोगे तो उससे क्या बनते हैं? क्रिस्टल्स बनते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पर आपको क्या दिया है? द सोल्युबिलिटी ऑफ
substances increase more than that of with an increase in temperature. अब देखो, जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री था तब सोल्युबिलिटी 25 थी, और जब टेम्परेचर आपका 80 है तो सोल्युबिलिटी लमसम, अगर मैं मैच करूं लमसम, तो लमसम 75 है। ठीक है, तो 0 डिग्री में 25 थी, अभी 75 है, मतलब ये सोल्युबिलिटी कितना बढ़ गई, ये बढ़ गई 3 टाइम्स। ठीक है, बट यहां पर कितनी थी ये 175, और यहां कितनी पहुंची लमसम 350, तो ये कितनी बढ़ी 2 टाइम्स। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ए की ज्यादा बढ़ी, ए की 25 से क्या हो गई 75 हो गई, 3 टाइम्स बढ़ गई, पर बी की 175 से 350 तो 2 टाइम्स बढ़ी, क्योंकि 175 टू जा कितना होता है 350। तो इसको अपन देखते हैं, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए की बढ़ी, ए इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ बी विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। भाई एक सिंपल सा बात, तुम अगर 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो और 10 लाख रुपए बचा रहे हो, ठीक है, तो तुमने कितने बचाए 10% बचाए, और कोई पर्सन 50 लाख कमा रहा है, 50 लाख कमा के और अगर वो 10 लाख बचा रहा है तो वो 20% बचा रहा है, तो वो आपसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो 50 लाख में 10 लाख बचा रहा है और आप 1 करोड़ में 10 लाख बचा रहे हो। ठीक है, अब सर हम दोनों बराबर बचा रहे हैं, अरे नहीं, तुम भले ज्यादा कमा रहे हो पर ज्यादा खर्च कर रहे हो, नहीं, वो 20% बचा रहा है, उसके पास ज्यादा इमरजेंसी फंड है, ये समझ के चलो। तो अपन ने क्या करा, सोल्युबिलिटी को समझा। अभी हम सोल्युबिलिटी के टॉपिक में ही रहेंगे और हम ये समझेंगे कि सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सोल्युबिलिटी के फैक्टर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोल्युबिलिटी के जो फैक्टर्स होते हैं उसको अपन बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको बढ़ाती है या कम करती है। जैसे अगर आप देखें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा बात है, अच्छा खाना, टाइम से उठना और अपने डिसिप्लिन में रहना। अच्छा खाना क्या करता है, आपके माइंड पे इंपैक्ट लेके आता है। टाइम से उठते हो, टाइम से सोते हो, एनर्जी के लेवल बराबर रहते हैं। और डिसिप्लिन में अगर जब रहते हो कि हाँ भाई इतना पढ़ाई करना है, इस टाइम पे स्पोर्ट्स करना है, ये फैमिली टाइम है, ये स्कूल टाइम है, ये बुक्स पढ़ने का टाइम है, ये फ्रेंड्स टाइम है, ये सारे डिसिप्लिन है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है ना, ये फैक्टर्स है। अब बाय चांस आपका फूड खराब है, आपका फूड जो है वो बहुत ज्यादा बाहर का ही है, स्पाइसी ज्यादा है, तो भी आपको पढ़ाई मन नहीं लगता। अगर आप डिसिप्लिनरी नहीं हो तो भी आपको पढ़ाई मन नहीं लगता, है ना। तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं किसके लिए, सोल्युबिलिटी के लिए। तो सोल्युबिलिटी के लिए अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो क्या होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मैं वापिस से बता रहा हूं कौन सा होता है, बताओ, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अगर अपना जो सोल्यूट है, अगर वो पोलर पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व होता है, पोलर का मतलब क्या होता है, वाटर में डिजोल्व होता है, तो ये उनका इंटरेक्शन कहलाएगा, तो उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। बट यही नमक किसी भी ऑयल के अंदर डिजोल्व नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर इतना स्पेस नहीं है कि इसको अपने अंदर घोल दे, राइट। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी, राइट। तो अपन इसमें क्या कहते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस किसमें सोल्यूबल होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वाटर सोल्यूबल, ठीक है, और कुछ सब्सटेंसेस किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं बेटा, ऑयल के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ये दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आप इसको इस तरीके समझते हैं, जैसे अपने पास सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अगर आप यूं चलते हो, मतलब सॉलिड को मिलाते हो लिक्विड में, लिक्विड से बनाते हो गैस, ऐसा कुछ है ना, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट का बढ़ना। और जब यूं जाते हो, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या होता है, हीट का कम होना।
जो मैं अभी आपको आंसर बताऊंगा, जो मैं आपको बात बताऊंगा, वो बात मेजोरिटी में अप्लाई होगी, हमेशा अप्लाई नहीं होगी, किसी किसी केसेस में अप्लाई नहीं होगी, बट जो मैं बात आपको बताने वाला हूं वो मेजोरिटी ऑफ केसेस में अप्लाई होने वाली है। समझाता हूं कैसे। जैसे सॉलिड सब्सटेंसेस को जब मैं लिक्विड में मिला रहा हूं तो नियमों के हिसाब से क्या बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है। जैसे ही सॉलिड को कहां मिलाते हैं, जैसे ही सॉलिड को कहां मिलाते हैं, लिक्विड में, हीट वैसे ही बढ़ जाती है। और अगर हीट बढ़ रही है तो हम और हीट बढ़ाएं, मतलब हम हीट कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा, टेम्परेचर बढ़ाकर। तो आप बोलेंगे व्हेन वी मिक्स सॉलिड इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द अच्छा आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये जो पूरा प्रोसेस है इट विल फॉलो द सेम डायरेक्शन, मतलब हीट का बढ़ना और टेम्परेचर का बढ़ना सेम डायरेक्शन। तो क्या बढ़ जाएगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। बट अगर आपने यही काम किसके लिए किया, गैस के लिए, और गैस को कहां मिलाया आपने, लिक्विड में, ये उल्टा, गैस को कहां मिलाया, लिक्विड में, तो हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अब अगर आपने क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो दे बोथ फॉलो द डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है, हीट के कम होने को, बट आपने क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर, सो दे बोथ आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा आता है बच्चों, प्रेशर। प्रेशर आप ओनली किस पे अप्लाई कर पाते हो, गैस पे। जब आप गैस को कहां मिलाते हो, लिक्विड में, तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या बढ़ती है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बढ़ाने पर वो पार्टिकल पास पास में आ जाते हैं। और दूसरा, क्योंकि जब गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो हीट क्या होती है, कम होती है, प्रेशर बढ़ाने पर भी हीट क्या होती है, कम होती है, तो इट विल फॉलो द सेम पाथ। एक सिंपल सा बात है। तो ये पूरी की पूरी बात अपन ने किसकी समझ ली, सोल्युबिलिटी के फैक्टर्स की। वंस अगेन, सोल्युबिलिटी का पहला फैक्टर क्या है, सोल्यूट कहां जाना चाहिए, सॉल्वेंट में, ये दोनों आपस में लाइक होने चाहिए। लाइक नमक को इसको लाइक करता है, पानी को। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। कब, जब सॉलिड को कहां मिला रहे हो, लिक्विड में। अगर आप गैस को मिला रहे हो लिक्विड में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और तीसरा, प्रेशर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ती है, किसकी, गैस की। ईच एंड एवरी टाइम गैस की बढ़ती है सोल्युबिलिटी, यू मस्ट लर्न अबाउट इट। सो यहां पर अपन ने क्या कंप्लीट किया है, सोल्युबिलिटी। आफ्टर दैट टॉपिक, इस चैप्टर का एक पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर के एक पार्ट में क्या क्या आता है, कि मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं, लाइक सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलोइड्स। फिर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के अपन लोगों ने क्या पढ़ी, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन पढ़ने के बाद अपन लोगों ने क्या पढ़ा, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी के 3 टाइप हो गए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। फिर अपन ने एक ग्राफ भी समझा, सबने ए और बी को लेके बात करा, और हमने पढ़े फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे आते हैं कि अगर हमने दो चीजों को मिक्स किया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। एंड नाउ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। सबसे पहले हम किसको अलग करेंगे, होमोजेनस मिक्सचर को अलग करेंगे। अब देखो, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, दो चीजों को आप मिक्स करो और वो कंप्लीटली गायब हो जाए। मतलब अगर आपने पानी में नमक मिलाया है तो नमक कंप्लीटली गायब हो गया, इसे क्या बोलते हैं अपन, होमोजेनस मिक्सचर। या सपोज आपने शक्कर मिलाया, शक्कर गायब हो गया, या आपने एल्कोहल और वाटर को मिलाया, या आप एयर देख रहे हो, आप एयर में पता नहीं लगा सकते हो कि यहाँ ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, आपको पता नहीं लगा सकते हो। दिस इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। नाउ द थिंग इज, हाउ कैन वी सेपरेट द होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का मतलब होता है जिसको आप देख के मालूम नहीं लगा पाते हो कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। अब आप सिंपल सी बात समझो, अगर पानी में कचरा आ गया ना तो आप उसको फिल्टर ऑफ कर दोगे, कचरा ऊपर रह जाएगा, सिंपल सा बात। बट वो दिख रहा है ना आपको, उसके अंदर आपको गंदगी दिख रही है, बट कई चीजें पानी के अंदर आपको दिखाई नहीं देती है। तो पुराने लोग क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं। बॉईल करने से क्या होता है, जो वाटर के सॉल्ट्स होते हैं हो सकता है वो निकल जाए, ठीक है। क्योंकि पानी की हार्डनेस को दूर करने का भी एक तरीका है कि पानी को बॉईल करो।
ठीक है। इसका मतलब अपन ने क्या करा, उसमें से कुछ कंपोनेंट्स को अलग कर दिया, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, जो दिखाई नहीं दे उनको अलग करने को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम होमोजेनस मिक्सचर। सबसे पहली टेक्निक कौन सी है, क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो, crystallization is the process of forming pure solid crystals from a solution, melt और गैस। देखो यहां पर ये एक राइट डेफिनेशन है, ठीक है, ये दिस इज द डेफिनेशन। सो क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर से आप क्या बनाओगे, सॉलिड क्रिस्टल्स बनाओगे। इसके प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं बहुत ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या करना, एक बीकर लिया, बीकर में हम लोगों ने क्या भरा, वाटर भरा। वाटर भरने के बाद अपन ने इसके अंदर क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला। अब जो कॉपर सल्फेट है वो इसके अंदर घुल गया। घुलने के बाद इसको अपने को हीट करना है। इतना हीट करना है कि 95% सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन वाटर, क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, उड़ जाए। जब थोड़ा सा पानी बच जाए, स्मॉल अमाउंट में वाटर बच जाए, तो जब अपन बोलते हैं ना स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये जैसे बच जाए तो इसको हम कूलिंग पे लगाते हैं। कूल करने के बाद आफ्टर 24 आवर्स हमको क्या मिलेंगे, क्रिस्टल्स मिलेंगे। किसके क्रिस्टल्स मिलेंगे बच्चों, कॉपर सल्फेटिक क्रिस्टल्स मिलेंगे। मतलब ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को प्योर करते हैं। अब आप देखो पानी में मैंने कॉपर सल्फेट मिलाया, वो तो घुल गया, बट अब मैं उसको कैसे लेके आ रहा हूँ, उसको लेके आ रहा हूँ उसकी सबसे साफ सुथरे रूप में। उसका साफ सुथरा रूप क्या है, उससे क्रिस्टल्स। एक बात और याद रखना कि अगर आपको दिखता है कि इनको मिलाने के बाद इस सॉल्यूशन के अंदर कोई गंदगी है, तो पहले उसको फिल्टर जरूर कर लो। एंड फिल्टर हो जाने के बाद जो सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है उसको आप हीट करो, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इससे फायदा क्या होता है कि आप सॉलिड सब्सटेंसेस को प्योर कर सकते हो। अगर देखो आप कभी भी किसी टेम्पल में जाते हो तो वहां पर कितनी बार प्रसाद के रूप में आपको मिश्री खाने को मिलती है। मिश्री क्या होती है, शुगर की प्योर फॉर्म होती है, ठीक है, जो किससे बनती है, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्टिलेशन। अब क्या होता है, सपोज दो लिक्विड है, दो लिक्विड अच्छे से घुल चुके हैं। अब वो दो लिक्विड कौन हो सकते हैं, एल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन एंड एल्कोहल, एंड फिनोल, फिनोल and we can say phenol and aniline, like this type of solutions. Like मैं मान रहा हूँ alcohol and water। अब मुझे उनको अलग करना है, अल्कोहल को अलग करना है और पानी को अलग करना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिस्टिलेशन एक वो टेक्निक है जो दो लिक्विड को अलग करती है। जब दो लिक्विड आपस में घुल जाते हैं उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। दो मिसिबल लिक्विड्स को आपस में अलग करने को क्या बोलते हैं हम, डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एक्टिविटी अपन ने बुक से ही ली है। यहाँ पर क्या समझाया गया, यहाँ पर हमारे को समझाया गया कि हमारे को मिक्सचर लेना है। कौन सा, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। तो इसके अंदर अपन ने क्या भर दिया, एसीटोन एंड वाटर भर दिया। फिर अपन इसको हीट दी। हीट देने के बाद होगा क्या, यहाँ पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब जो जल्दी उबलता होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपोराइज बहुत जल्दी होगा, वो वेपोराइज बहुत ज्यादा जल्दी होगा, ठीक है। तो अब आप समझना कि सपोज अगर आपने लिक्विड को गर्म किया, लिक्विड को गर्म करने के बाद क्या बनता है, गैस। तो इसका उल्टा, गैस को ठंडा करने के बाद क्या बनता है, लिक्विड बनता है। लिक्विड को गर्म किया तो गैस बना, गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड बनेगा। ये उल्टा प्रोसेस है। तो क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाय हीटिंग द लिक्विड टू फॉर्म वेपर। आप इसको हीट करते हो, ठीक है, एंड देन लिक्विड क्या बनता है, वेपर बनता है, एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट द लिक्विड बैक। देखो हीट करा, लिक्विड से क्या बना, वेपर, वेपर को फिर कूल किया, उससे क्या बना, लिक्विड बना। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है वेपर,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो लोग हैं, एसीटोन एंड वाटर। जल्दी कौन उड़ेगा? एसीटोन, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमने इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद यहाँ से एसीटोन की वेपर बनी। ये वेपर इस फ्लास्क में गई, ये इधर यहाँ वेपर गई। अब ये क्या लगा हुआ है? इसको बोलते हैं कंडेंसर लगा हुआ है। बोलो क्या लगा हुआ है? कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है? यहां से आपने क्या करा? वाटर को इन किया। ये वाटर यहाँ टकरा के फिर से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये वाटर का आउटलेट। एक तरफ देखो, ये आउटलेट मतलब यहाँ से कनेक्ट किया, ये पानी यहाँ से बाहर जा रहा है, यहाँ से पानी अंदर जा रहा है, यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? ये जो अंदर जो गैस है वो ठंडी हो रही है। आप देखते हो ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक गर्म है, सपोज सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक गर्म है, पर आपको उसको ठंडा करना है। अब क्या करते हो? एक टब लेते हो, टब में बर्फ और पानी डाल देते हो, और अब आप उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दो, थोड़ी देर वो ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी होगी? क्योंकि उसके बाहर का एटमोसफेयर ठंडा है, तो अंदर से भी वो ठंडी हो जाएगी। ऐसे ही आप इसको कूलिंग बाहर से दे रहे हो, बाहर से कूलिंग। अच्छा देखो, कूलिंग किसको दे रहे हो आप? गैस को। गैस कूल होकर फिर से क्या बना देगी? लिक्विड। तो यहाँ से लिक्विड टपकेगा। ये लिक्विड कौन सा होगा? एसीटोन, क्योंकि सबसे जल्दी कौन उड़ा था? एसीटोन। एसीटोन यहाँ आ जाएगा, वाटर यहाँ आ जाएगा। अब जो मैंने समझाया है वो आप खुद भी तो अपनी भाषा में लिख सकते हो ना आराम से। आपको अपनी लैंग्वेज बनानी है कि दो कंपोनेंट्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। अब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है, आप गर्म किस, आप दोनों को, इसके मिक्सचर को आप गर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले वेपराइज कौन होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो एसीटोन क्या होगा? वेपराइज होगा। बट आगे कंडेंसर के अंदर, ये कंडेंसर है, कंडेंसर के अंदर उसको कूल किया जाएगा, और जब वेपर कूल होगी तो वापस से क्या बनाएगी? लिक्विड। तो ये जो जगह दिख रही है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेट। डिस्टिलेट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? एसीटोन मिल जाएगा, और इस जगह पर आपको, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। सिंपल सा बात है। इसके बाद अगला टेक्निक, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इसका एग्जांपल क्या है? एल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर, एल्कोहल एंड एसीटोन, ये एग्जांपल्स हैं। इसमें कौन आते हैं? दो लिक्विड हो जो आपस में मिसिबल हो या घुल जाए। फिर देखो तीसरा प्रोसीजर। सो द थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कहलाएगा। आप इसको इस तरीके से समझोगे कि जैसे हमारा जो ब्लड है, ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड में कई तरीके की चीजें ब्लड के अंदर घुली हुई रहती हैं। अब जो ब्लड के अंदर चीजें घुली हुई हैं, उनको अलग करने के लिए हम टेक्निक कौन सी लगाते हैं? हम टेक्निक लगाते हैं क्रोमेटोग्राफी। जैसे ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, या प्लाज्मा है, या वीकेंड से कोई अलग तरीके की सेल्स हैं। ठीक है, तो उनको कोई भी टेक्निक, मतलब लाइक अपन को कोई प्रोटीन का टेस्ट करना है ब्लड के अंदर, तो उसको चेक करने के लिए हम टेक्निक उससे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। द फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमको मालूम है, जैसे आप क्या करना, कभी आप अपने एक पेपर के ऊपर जेल पेन से कुछ लिख देना, और जेल पेन से लिखने के बाद उसमें आप पानी डाल देना। अब उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देना। फिर आप देखोगे कि आपको अलग अलग कलर दिखाई देंगे। जेल पेन हो सकता है ब्लू या ग्रीन कलर का हो, बट उसके बाद आपको कई अलग तरीके के कलर दिखाई देंगे, जो कलर आपने लिखते समय कभी देखे ही नहीं थे। इससे अपन को क्या साबित होता है कि जेल पेन, मतलब जेल पेन के अंदर इंक भरा हुआ है। इंक के अंदर कई सारे कलर्स का मिक्सचर होता है, मतलब एक चीज के अंदर कई सारी चीजें, पर क्या वो आपको दिखाई दे रही थी? नहीं दे रही थी। मतलब वो कौन है? होमोजेनस मिक्सचर है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक अपन ले रहे हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर। क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी पेंसिल से, और जिसके बारे में अपन को स्टडी करना है, लाइक ब्लड का सैंपल हो, या अपन ने क्या करा, एक सॉल्यूशन लिया, उसमें ग्लूकोज, शुगर, सॉल्ट सब मिला दिया, मतलब एक पानी के अंदर तीन चीजें मिलाई है। पर अपन को दिखाई देगी क्या? नहीं। अपन क्या करेंगे, ड्रॉपर डालेंगे। ड्रॉपर्स के अंदर एक ड्रॉप होगा, उस ड्रॉप को अपन इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, जिस तरीके से लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर स्पॉट, ये स्पॉट किसका लगा हुआ है? इंक का। अब इसको अपन कहाँ डालेंगे? एक सब्सटेंस, मतलब जिसके अंदर क्या भरा हुआ हो? वाटर भरा हुआ हो, इसके अंदर डालेंगे। यहां से वाटर ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है,
वाटर ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है। तो वाटर एक पॉइंट तक फ्लो करेगा। अब होगा क्या, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अलग अलग पॉइंटर्स बन जाएंगे। जैसे ये 3 पॉइंटर्स बन गए, तो अपन को मालूम पड़ेगा कि इंक के अंदर 3 तरीके के सब्सटेंस है। तो अगर आपको ये पता करना हो कि एक लिक्विड में एक से ज्यादा तरीके के सॉलिड हैं, उसको अलग करने के लिए टेक्निक कौन सी अप्लाई करते हो? क्रोमेटोग्राफी। तो द फर्स्ट मेथड जो अपन ने सीखा, इट्स कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? सॉलिड के पार्टिकल्स को प्योर करने की टेक्निक। द सेकेंड मेथड जो अपन ने पढ़ा, डिस्टिलेशन। इसका मतलब क्या होता है? दो लिक्विड हैं, वो आपस में घुल चुके हैं, उन दोनों को अलग करना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो डिस्टिलेट में मिलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएगा। और तीसरा टेक्निक क्या है? क्रोमेटोग्राफी। एक लिक्विड में, एक ब्लड में कई सारे कॉम्पोनेंट्स है, तो उसको अलग करने के लिए हम यूज क्या करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। द नेक्स्ट टेक्निक, हाउ कैन वी सेपरेट कॉम्पोनेंट्स ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब हमने दो चीजों को मिलाया और वो आपस में नहीं घुली है, तो मतलब दोनों दिखाई दे रही है, तो उनको कैसे अलग करेंगे? तो सबसे पहला क्या है? सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। देखो मिसिबल लिक्विड थे ना, मिसिबल के लिए अपन ने क्या लगाई टेक्निक? डिस्टिलेशन। यहाँ क्या है? टू इमिसिबल। अब इमिसिबल मतलब सपोज दो लिक्विड है, वाटर एंड ऑयल। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक सेपरेटिंग फनल है। इस पूरे का नाम क्या है? सेपरेटिंग फनल। हमने क्या करा, इसके अंदर पहले पानी भरा और साथ में अपन ने हमने क्या मिलाया? मस्टर्ड ऑयल मिलाया। एंड देन अपन इसको चालू करा। चालू करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे वाटर भरा हुआ है, इसको अपन नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप आने देंगे, ठीक है। तो इस जगह पर क्या इकट्ठा हो जाएगा? वाटर इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही पानी यहाँ पहुंचेगा, हम इसको बंद कर देंगे। तो ऊपर आपको क्या मिलेगा? ऑयल। और नीचे आपको क्या मिलेगा? वाटर। एक्चुअली क्या होता है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारे घर में ऑयल है और गलती से उसके अंदर थोड़ा सा पानी की बूंदे आ जाए या थोड़ा पानी ज्यादा आ जाए, तो हमारे घर के अंदर सेपरेटिंग फनल अगर है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के पानी और ऑयल की दो अलग लेयर बन जाएगी। और फिर उसके लिए अपन को नॉब को ऑन करना है, तो एक को पूरा नीचे उतार के फटाफट से नॉब बंद कर देना है। पर अगर थोड़ा बहुत ऑयल आगे चला भी गया तो इसको तो वैसे डिस्कार्ड करना है, फेंक देना है, ठीक है। क्योंकि मेन काम की चीज कौन है? ऑयल है, ठीक है। वाटर तो आप पौधों में भी डाल सकते हो ना, मतलब यूज कर सकते हो उसको वापिस से, ये समझ के चलो। नेक्स्ट टेक्निक, यहाँ पर ये टेक्निक किसके लिए यूज हो रही बेटा? ये टेक्निक का नाम क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऐसे सॉलिड जो सॉलिड से सीधा गैस बन जाते हैं, उनके लिए टेक्निक क्या लगानी? सब्लिमेशन। अब मैं आपको कुछ सब्सटेंसेस बताता हूँ। जैसे पहला सब्सटेंस मैं क्या बता रहा हूँ? नेफ्थालिन। नेफ्थालिन, नेफ्थालिन की हमारे घर में गोलियां होती, ठीक है। नेफ्थालिन की गोली को आप कहीं पर भी रख दोगे ना, वो सॉलिड से सीधा क्या बन जाएगी? गैस। मतलब सीधी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो नेफ्थालिन सॉलिड से सीधा क्या बनता है? गैस बनता है, ठीक है। मतलब आप देखो, सपोज आपके घर में बेड है, बेड के अंदर मैट्रेस वगैरह पड़े हुए, सॉरी बेड के अंदर ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हुए, आपने क्या करा? आप अभी तो गर्मियों में यूज आते ही नहीं, तो आपने उसके सब कॉर्नर्स पर नेफ्थालिन की बोल सकती, क्योंकि उससे माइट्स या कीड़े नहीं आते। क्यों? उसकी स्मेल ही ऐसी है ना, वो सॉलिड। अब आप देखना 6 महीने बाद आप फिर से बेड अपना ओपन करोगे, आपको बॉल्स दिखाई नहीं देगी, आपको उनकी स्मेल आएगी, क्योंकि बॉल अब सॉलिड रूप में नहीं है, बॉल अब गैस के रूप में आ चुकी है, क्योंकि सॉलिड सीधी क्या बन गई है? वो गैस, और गैस दिखाई नहीं देती। सेकेंड, नेफ्थालिन के बाद अपन एग्जाम्पल और किसका लेते हैं? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन भी ऐसा ही केमिकल है। तीसरा है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। एंड द फोर्थ एग्जाम्पल इज कैम्फर। कैम्फर को बोलते हैं कपूर। ये सब्सटेंस सॉलिड सीधा क्या बन जाते हैं? गैस बन जाते हैं। बाय चांस अमोनियम क्लोराइड के साथ मैंने मिला दिया सॉल्ट, मतलब नमक। अब सॉल्ट तो उड़ता नहीं है, तो दोनों सब्सटेंसेस को मैं एक वीकेंड से इस पे ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं? चाइना डिश के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? चाइना डिश कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड। चलो, कैम्फर और सैंड ले लिया अपन ने। कैम्फर मतलब कपूर और सैंड हो गया मिट्टी। देन देखो वायर गोज लगा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड है ये,
अपन ने यहाँ से हीट दिया, हीट देंगे तो उड़ेगा कौन, उड़ेगा मतलब कैम्फर सॉलिड से सीधा क्या, कैम्फर सॉलिड से सीधा क्या बनता है, गैस बनता है। अब ये कैम्फर गैस बनेगा, गैस बनेगा मतलब इसकी वेपर बनेगी, ऐसे इसकी वेपर बनेगी। बट हम यहाँ पर ऊपर लगा रहे कॉटन प्लग, क्यों लगा रहे हैं, ताकि इसी गैस बाहर निकल ना पाए। जैसे ही यहाँ पे गैस दिखना बंद हो गई, मतलब मालूम पड़ गया कि कैम्फर पूरा उड़ चुका है, हम क्या करेंगे, हीटिंग बंद कर देंगे और इसको अपन ऐसे उठा के यूं रख देंगे इसको, इसका मतलब फनल को, ये उल्टा फनल है, फनल को उठा के अपन यहाँ रख देंगे। अब देखो गर्म करने पर सॉलिड से गैस बना था, फनल को उल्टा रख रहे हैं, मतलब गैस से फिर से क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। सॉलिड बनेगा उसको हम ऐसे स्पून से, या अपन साइंस के लैंग्वेज में स्पून को स्पैचुला बोलते हैं, स्पैचुला से अलग करके अपने इधर से क्या अलग कर देंगे, कैम्फर, और यहाँ क्या अलग हो जाएगा, मिट्टी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सस्पेंशन। देखो सॉल्यूशन तक की बात अपन ने पढ़ी, अगला टॉपिक क्या आया, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है सॉलिड और लिक्विड। अगर आपने सॉलिड को किसके अंदर मिलाया है, लिक्विड में, लेट सपोज कोई एंटीबायोटिक है जिसका मैं एग्जाम पहले भी दे चुका हूं। इस एंटीबायोटिक के अंदर आप लोगों ने क्या मिलाया, वाटर, और असल मायने में ये दोनों आपस में क्या है, इनसॉल्युबल, बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। तो थोड़ी देर के बाद नीचे जाकर कौन बैठ जाएगा, एंटीबायोटिक, और ऊपर की तरफ क्या मिलेगा आपको, वाटर। ठीक है, अगर आप उसे यूज करना है देन अगेन शेक करोगे, ये दोनों आपस में थोड़ी देर के लिए साथ आएंगे, तो यहाँ चम्मच पे लेके पी सकते हो। ठीक है, तो सस्पेंशंस आर दोज सब्सटेंसेस इन विच सॉलिड रिमेन्स इनसॉल्युबल इन सॉल्यूट, इन सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट या सॉलिड, सॉल्यूट ही सॉलिड है यहाँ पर। ठीक है, वो सॉल्वेंट मतलब लिक्विड में घुलता नहीं है। सस्पेंशन की एक खास बात क्या है, ये ओनली सॉलिड और लिक्विड के बीच में ही होता है, सॉलिड इसमें नहीं घुलता और लिक्विड, सॉलिड इसके अंदर लिक्विड में नहीं घुलता, सॉलिड नीचे जाके बैठ जाता है। ठीक है, उसको सस्पेंशन, एंड सस्पेंशन से बनता है प्रेसिपिटेट। यहाँ पर आपके सामने टेक्निक, इस टेक्निक का क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन की मशीन है, ये बाहर से इस तरीके से दिखाई देती है। आप कभी भी देखना, आपके क्या ब्लड का सैंपल लेते हैं ना, तो ऐसी टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है, ये इस तरीके की कुछ टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें सैंपल लिया जाता है। ठीक है, और अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसके ऊपर एक मशीन चल रही है, समझो मशीन चल रही है और कंपोनेंट्स के अंदर वो घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। इससे क्या होता है कि अंदर के जो सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस, वो लिक्विड में से अलग हो जाते हैं। जैसे आप देखना, कभी भी अगर आप देखो ना, आपके घर में दही है, आप उसको इस तरीके से कर रहे हो, इस तरीके से करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आप देखना दही का जो क्रीम है वो दीवारों पे चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक वेयर वी प्रोवाइड फोर्स। हम यहाँ पर फोर्स प्रोवाइड करते हैं। फोर्स प्रोवाइड किसके ऊपर करते हैं, एक सॉल्यूशन के ऊपर। देखो मैं आपको बहुत ध्यान समझाता हूँ, आप प्रोवाइड कर रहे हो फोर्स, ठीक है, तो आप फोर्स कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो बेटा, सॉल्यूशन, नहीं सॉल्यूशन मतलब मेनली यहाँ पे किसके ऊपर, कोलोइड्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अपन कोलोइड्स के एग्जांपल में मेनली क्या लेते हैं, मिल्क। अब मिल्क के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, उससे क्या होता है, मिल्क के अंदर से आप क्या अलग कर सकते हो, क्रीम को अलग कर सकते हो। तो अगर आपको मिल्क में से क्रीम को अलग करना है, ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग करना है, सॉलिड कंपोनेंट्स को, तो टेक्निक क्या लगानी, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक, centrifugation is a technique where we provide the centrifugal force in colloidal mixture। याद रखना कहाँ लगा रहे, मेनली colloidal mixture। example, to separate cream from milk, to separate component of blood from blood, right, is a centrifugation। next technique is a coagulation technique। अब देखो कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, चिपक जाना, ग्रुप इकट्ठा हो जाना।
जैसे सपोज खून हमारा आराम से बह रहा है हमारी नसों में, और किसी की नसों में अगर खून जम जाए तो उसको प्रॉब्लम होगा ना। खून जमना तो बेकार है ना, मतलब उसको ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। तो सपोज आपके घर के अंदर पानी की टंकी है, पानी की टंकी के अंदर आप लोगों ने एलम या फिटकरी डाल दी, तो पानी में जितनी भी गंदगी है वो एलम अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा और पानी को मस्त क्लीन कर देगा। तो देखो यहाँ पर अपन ने क्या लिया, ये मडी वाटर लिया, गंदा नाली का गटर का पानी लिया है अपन ने इसके अंदर, ठीक है, मडी वाटर, इसके अंदर कीचड़ बहुत ज्यादा हो। इस पानी के अंदर हम लोगों ने एलम मिलाया। एलम मतलब एलम को हिंदी में बोलते फिटकरी, ये घर के अंदर भी कर सकते हो। फिटकरी मिलाया तो थोड़ी देर के बाद एलम अपने पास अट्रैक्ट करेगा। एलम अट्रैक्ट किसको करेगा बेटा, मड को, मड को बोलते हैं गंदगी। और थोड़ी देर के बाद पूरी गंदगी सेटल किसके ऊपर हो जाएगी, एलम के ऊपर। एलम से सारी गंदगी चिपक जाएगी और ऊपर का पानी बिल्कुल प्योर होगा। अब आओ क्या करना है, अगर आपको इसको अलग करना है तो बस आप फिल्टर कर लो, ऊपर का पानी अलग बिल्कुल साफ है, गंदगी अलग, सिंपल सी बात। तो सपोज अपने घर के ऊपर पानी की टंकी, पानी की टंकी के जैसे ये पानी की टंकी का बेस है, इससे थोड़ा सा ऊपर एक नल लगा हुआ होता है, उस नल से पानी सारे पाइप्स में आता है। तो अगर पानी टंकी अगर अपन एलम मिला दें तो सारी गंदगी इकट्ठी होकर नीचे बैठ जाएगी और वो पानी तो उस नल से आता भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छा टेक्निक, इसका नाम क्या होगा, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन इज द मेथड विच इज यूज्ड टू सेपरेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने तीन चीजें आ गई, सॉल्यूशन जो बिल्कुल क्लियर है, सस्पेंशन जो थोड़ी देर के बाद नीचे जाके बैठ जाएंगे, और थर्ड क्या है, कोलॉइड्स। देखो अगर मैं इनकी विजिबिलिटी की बात करूं तो जो सॉल्यूशन होते हैं इनकी विजिबिलिटी, दे आर ट्रांसपेरेंट, दे आर ट्रांसल्यूसेंट एंड दे आर ओपेक इन नेचर, दे आर ओपेक, राइट। सो अभी हम बात कर रहे हैं कोलॉइड्स की। देखो कोलॉइड्स जैसे अपन देखते हैं, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूट क्या होता है, कम होता है तो ज्यादा के अंदर घुल जाता है। सस्पेंशन क्या होता है, इसके अंदर एक सॉलिड, एक चीज सॉलिड होती है और एक चीज लिक्विड होती है, और सॉलिड लिक्विड के बॉटम में जाके बैठ जाता है, सस्पेंशन हो गया। कोलॉइड क्या होते हैं, इसमें कोलॉइड्स के अंदर एक डिस्पर्स्ड फेज होती है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, एक डिस्पर्स फेज होती है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। जो सब्सटेंस कम है उसे क्या बोलते हैं, फेज, जो सब्सटेंस ज्यादा है उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियम। दोनों के साथ में रहने को हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड्स बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक डिस्पर्स फेज होती है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है। दोनों के साथ में रहने को, अब ये दोनों पार्टिकल आपस के साथ कोलाइड मतलब चिपक जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टिक कर जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड। एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझे, पानी है ना, जैसे अभी आप यहाँ देखेंगे, ये जो गंदा पानी है, इस गंदे पानी के अंदर ये पार्टिकल चिपके हुए हैं, ये जो गंदे पार्टिकल, ठीक है। इवन ब्लड के अंदर सब्सटेंसेस चिपके हुए, ये समझो आप। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस अपना रूप दिखाता है और ऐसा करने पर धुंधला बन जाता है, चीजों के अंदर मिल जाने के बाद, उसको हम कोलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। ब्लड भी एक कोलॉइड है, मिल्क भी एक कोलॉइड है, ठीक है। अब मिल्क के मतलब सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, चीज का अपन एग्जांपल लेते हैं। तो चीज एक कैसा होगा कि जिसके अंदर सॉलिड ज्यादा होगा और लिक्विड कम होगा, ठीक है। चीज में सॉलिड पार्ट ज्यादा रहता है, लिक्विड पार्ट कम रहता है। तो लिक्विड कौन होगा उसके अंदर, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉलिड कौन होगा उसके अंदर, डिस्पर्जन मीडियम। ये सिंपल सा बात। फिर हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए, टिंडल इफेक्ट हमारा एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले जब इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझ रहे थे तो टिंडल इफेक्ट के बारे में हमने समझा था कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द इफेक्ट फ्रॉम वेयर, द इफेक्ट विच डिस्क्राइब द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो सपोज
जब लाइट के अंदर जब कभी भी आपको पार्टिकल्स क्या हो, विजिबल हो, जब लाइट में पार्टिकल्स विजिबल हो तो इस बात को अपन क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, द विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स इन लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जैसे घर के इधर से ऐसे रोशनी आ रही है, उस रोशनी में कई सारे पार्टिकल दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट मेनली शो कौन करते हैं, जिसके पास पार्टिकल्स दिखते हैं। दिखते क्या है, सस्पेंशन में दिखते हैं पार्टिकल्स। और कहाँ पे होते हैं, कोलॉइड्स में चिपके हुए होते हैं, बट सॉल्यूशन में नहीं होते। सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स गायब हो जाते हैं, तो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी के आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स आर करेक्टली क्लासिफाइड एज होमोजेनस? होमोजेनस इज कॉल्ड HN एंड हेटेरोजेनस इज कॉल्ड HT। देखो, एयर होमोजेनस है, बिल्कुल राइट, एयर होमोजेनस है क्योंकि आपको एयर में दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ ऑक्सीजन है कहाँ नाइट्रोजन है। मिल्क हेट्रोजीनस है, बट ऐसा है कि मिल्क इज होमोजीनस, बट अगर मिल्क फट जाए तो हेट्रोजीनस है। मतलब मिल्क में कौन सा मिल्क हेट्रो है, सौर मिल्क। यहाँ पे इन्होंने हेट्रो बोल दिया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ब्रास, ब्रास एक एलोय है, ब्रास एक एलोय है किसका, कॉपर का और जिंक का। और एलोय हमेशा क्या होते हैं, होमोजीनस इन नेचर। इन्होंने क्या लिख दिया, हेट्रो, ये ऑप्शन भी गलत है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होमोजेनस, बिल्कुल राइट क्योंकि पीछे क्या वर्ड लग रहा है, सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन होमोजेनस, मिल्क होमोजेनस। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है बेटा, कॉपर प्लस टिन। तो यहाँ पे आपने दो एलॉय सीखे, एक तो ब्रास, ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन, और ये दोनों क्या हैं, एलॉय। और याद रहे एलॉय क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉलिड, या वी कैन से होमोजेनस मिक्सचर एंड फॉर्म सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सॉल्यूशन होमोजेनस, सॉल्यूशन होमोजेनस, मिल्क इज होमोजेनस बट सॉर मिल्क इज हेट्रोजेनस, ये याद रखना। नेक्स्ट, choose the correct option and explain the reason for the correct and incorrect option. Which among the following mixture show the Tyndall effect? याद रखना, टिंडल इफेक्ट दो लोग शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं, अपने मन में ऐसे मेकअप करना। टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं, सस्पेंशन, और कौन शो करते हैं, कोलॉइड्स। अ मिक्सचर ऑफ एयर, एयर इज होमोजेनस, एयर इज सॉल्यूशन, ये शो नहीं करेंगे। कॉपर सल्फेट एंड वाटर, अच्छा एक सिंपल सा बात सुनो, एयर के साथ यहाँ पे कौन से पार्टिकल है, डस्ट, ये शो करेगा। डस्ट पार्टिकल्स है ना, तो अगर एयर, जैसे एयर में डस्ट हो तो डस्ट के ऊपर जब क्या आएगी, लाइट आएगी, तो डस्ट के पार्टिकल दिखाई देंगे, दौड़ते हुए फैलते हुए दिखाई देंगे। यस, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल पे लाइट पड़ने पर वो स्कैटरिंग करते दिखाई देते हैं, मतलब वो क्या शो करेंगे, टिंडल इफेक्ट। तो ए ऑप्शन शो करेगा। कॉपर सल्फेट पानी में घुल जाएगा, नहीं शो करेगा क्योंकि इनके मिलने से क्या बनेगा, सॉल्यूशन। स्टार्च एंड वाटर शो करेगा क्योंकि स्टार्च को पानी में घोलने पर क्या बनता है, कोलॉइड्स। एसीटोन एंड वाटर नहीं करेगा, ये घुल जाएंगे। तो आंसर हुआ ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन। इन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द अमंग द रीजन फॉर द करेक्ट, इनकरेक्ट। अब देखो, अगर ये दोनों करेक्ट है तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर फॉर्म colloidal mixture and the particles of colloids are particles of colloid have size 1 nanometer to 100 nanometer, so scattering of light is possible। तो इस तरीके से आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना है क्योंकि इसके अंदर क्या पॉसिबल है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है। नेक्स्ट, ये आपको समझा दिया है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड्स, ये आपको समझा रखा है पूरा का पूरा। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। अ केक रेसिपी, अ केक रेसिपी यूजेस ड्राई इंग्रेडिएंट्स। केक बनाने के लिए
75 ग्राम शुगर मिलाई है फॉर 420 ग्राम ऑफ ऑल पर्पसेस फ्लोर, मतलब ऐसा अनाज जो हर पर्पस के लिए यूज किया जाए वो 420 ग्राम है। एंड 5 ग्राम क्या मिलाया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बेटा बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से चलती है बेकरी इंडस्ट्री। एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। अब देखो फर्स्ट आपको क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। ये आप किसमें निकालते हो, परसेंटेज में। सबसे पहले परसेंटेज किसका निकालोगे, शुगर का। अब शुगर कितने ग्राम है, 75। मास ऑफ शुगर अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 420 500 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। 15% शुगर, ठीक है। सेकेंड, परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये 5 ग्राम अपॉन में 500 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से 5 कैंसिल, कितना परसेंट, 1। एंड थर्ड कौन है, फ्लोर, मतलब मैदा। जो भी मैदा मेनली यूज किया जाता है, जो फ्लोर है, फ्लोर कितना ग्राम है, 420 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100। हालांकि यहाँ पे 3 चीजें हैं तो 2 आ चुकी हैं, तो 100 में से अगर इन दोनों को माइनस करोगे 15 और 16 तो भी कितना आएगा, 84। ठीक है, तो पैकेट के पीछे कैसे लिखा हुआ होगा, वहां पे लिखा होगा ऑल पर्पस फ्लोर। ऑल पर्पस फ्लोर ऐसा करके लिखा होगा 84%। फिर लिखा होगा शुगर, शुगर आपके लिखा होगा मेनली 15%। एंड देन लिखा होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लिखा होगा 1%, और ऐसा लिखा हुआ रहता है। अब ब्रास, अब मन में सोचो ब्रास किसका एलॉय है, तो मन आपका बोलेगा ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। 70% कॉपर है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, 70% कॉपर, मतलब जिंक कितना परसेंट है, 30%। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास। बहुत आसान है, तो देखो कॉपर का ही निकाल लो। कॉपर कितना परसेंट, 70। कॉपर का मास x अपॉन टोटल मास 120 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। 12 ऊपर 10 नीचे, x इज इक्वल टू 70 इंटू 12 अपॉन 10। 12 7 जा कितना आएगा, 84 ग्राम कौन आ गया, कॉपर। और अगर आपको जिंक चाहिए तो बहुत आसान है, 120 माइनस 84 इट विल गिव यू 36 ग्राम ऑफ जिंक, राइट। सो वी हैव डन दिस अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेबल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर 910 ग्राम। आप पता है कभी भी किराने की दुकान पे जाओगे ना, आप बोलोगे भैया 1 किलो तेल दो, बोले 1 किलो नहीं है 1 लीटर है। आप बोले हाँ हाँ वही, हाँ हाँ वही नहीं भाई, 1 लीटर में 910 ग्राम होता है, जो 1 kg से 90 ग्राम कम है, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इफ दिस ऑयल इज मिक्स्ड विथ वाटर, अगर इसको पानी के साथ मिक्स कर दें, विल इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर। आप बोलोगे यस, बिकॉज ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल। आप बोलोगे यस, दे फॉर्म सेपरेट लेयर। नेक्स्ट, इफ सो विच सब्सटेंस विल बी ऑन द टॉप, ऊपर कौन होगा, आप बोलोगे ऑयल विल बी ऑन द टॉप, बिकॉज जो ज्यादा वॉल्यूम में, 1 लीटर वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा वॉल्यूम में कम मास दिखाता है वो हल्का है, तो जो हल्का होता है वो ऊपर रहता है। आप बोलोगे बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ऑयल, क्या बोलोगे, क्लियर बता रहा हूं, द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेसर देन वाटर, हेंस इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप। फिर हाउ विल यू सेपरेट द 2 लेयर्स, अपन ने क्या सीखा था, सेपरेटिंग फनल। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ क्योंकि इन्होंने डायग्राम बनाने को बोला है। आप क्या बोलोगे, we can separate them by using separating funnel। उन्होंने आपको डायग्राम बनाने को ही बोला है, तो ऐसा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, एसर्शन रीजन भी आए हैं। देखो एक जमाने के अंदर जो ट्रू फॉल्स यूज हुआ करते थे, वो आज एसर्शन एंड रीजन है।
ठीक है। एसर्शन एंड रीजन क्या कहता है? सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट, बिल्कुल राइट, ये ट्रू है। द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर लार्जर देन, गलत। पार्टिकल्स, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते कितनी बार। तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन क्या लेंगे? सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर गिवन इन table 5.3? This is the table 5.3. Mention the reason for choosing your method. If the mixture cannot be separated, explain why. देखो पहले बताना है सेपरेट कैसे करोगे। आपने बताया ऐसे करेंगे, तो पूछा कि क्यों करोगे उससे, और दूसरा अगर आप नहीं सेपरेट कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो देखो, मड फ्रॉम मडी वाटर, आपको याद आ रहा होगा अपन सीखा था कोएगुलेशन। मड को अलग कैसे करेंगे? कोएगुलेशन बाय यूजिंग एलम। नाउ रीजन फॉर सिलेक्शन, बिकॉज ऑल द मड will stick on alum and get separated. Plasma from other components in the blood sample. अब प्लाज्मा पानी है, बाकी सब सॉलिड है, तो घुमा के पानी अलग और बाकी सारे अलग। तो टेक्निक क्या यूज की थी अपन ने? सेंट्रीफ्यूगेशन। बिकॉज बाय forceful because by applying force, because by applying force, कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लिक्विड गेट्स सेपरेटेड, लिक्विड गेट्स सेपरेटेड। फिर देखो अगला क्या है? नेफ्थलीन एंड सेंट। क्या बोला था? नेफ्थलीन सीधा सॉलिड से क्या बनता है? गैस बनता है। तो यहां पर टेक्निक क्या लगाएंगे हम? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बिकॉज नेफ्थलीन डायरेक्टली कन्वर्ट्स into vapor. चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट। अब देखो चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट को अलग करने के लिए क्या करो? पहले मिक्स विथ वाटर, पहले पानी के साथ मिक्स कर दो। मिक्स करोगे तो कॉमन सॉल्ट गायब हो जाएगा पानी में। तो मिक्स विथ वाटर, इससे क्या होगा? chalk powder gets precipitated, ये नीचे जाके बैठ जाएगा। कौन? चॉक पाउडर। एंड देन आप क्या करोगे? फिल्ट्रेशन करोगे। अब फिल्ट्रेशन करोगे ना तो चॉक पाउडर अलग हो जाएगा। अब जो वाटर प्लस सॉल्ट, देखो आपने फिल्टर किया, ऊपर तो चॉक पाउडर आ गया, अब नीचे क्या आया? वाटर प्लस सॉल्ट। इसको आप हीट दो, गरम करना, पानी पूरा उड़ जाएगा, पानी हो जाएगा इवेपोरेट, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? सॉल्ट। इट्स अ लॉन्ग टेक्निक। कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, इवेपोरेशन, बिकॉज बाय गिविंग हीट, यहां लिखो इवेपोरेशन, बिकॉज बाय गिविंग हीट वाटर वेपराइजेस एंड सॉल्ट गेट सेपरेटेड इन अ बीकर। ऑयल फ्रॉम वाटर, वेरी इजी, क्या यूज करना है? सेपरेटिंग फनल, बिकॉज बाय यूजिंग दिस टेक्निक वी विल सेपरेट two immiscible liquids, two immiscible, ठीक है, because they have separating layer by opening knob. knob ओपन करोगे, नीचे वाटर आ जाएगा, ऊपर ऑयल रह जाएगा। एंड लास्ट, पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर में कई सारे पिगमेंट, एक के अंदर कई सारी चीजें हों। अपन ने क्या सीखा था? क्रोमेटोग्राफी। Because when one substance contain multiple substances, one substance कौन है? फ्लावर। मल्टीपल कौन है? पिगमेंट्स आर मल्टीपल। देन वी विल अप्लाई द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। कुछ भी नहीं करेंगे, 1 ड्रॉप लेंगे, 1 ड्रॉप को उस पर लगा देंगे क्रोमेटोग्राफी प्लेट के ऊपर,
एंड थोड़ी देर के बाद आपको 3 से ज्यादा ये पिगमेंट दिखाई दे जाएंगे, लाइक क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन देखो। 2 मिसिबल लिक्विड्स A and B आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं, वो एक मिक्सचर के अंदर है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A कितना है 60, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B कितना है 90। अब देखो ये दोनों मिसिबल हैं, घुल जाएंगे। सजेस्ट अ मेथड सेपरेट देम। आपको क्या सिखाया था इसके लिए? डिस्टिलेशन। आपका आंसर क्या होगा? डिस्टिलेशन। ड्रॉ a label diagram of the method suggested in the previous part of this chapter. I have explained the diagram of distillation. Next, compare evaporation, crystallization, distillation. In which situation would you prefer each of these over the others? देखो सिंपल सी बात समझ। इवेपोरेशन कब करना है? जब एक सॉलिड लिक्विड में पूरा घुल जाता है और उसको अलग करना है, बिल्कुल अलग करना है। दूसरा, अलग तो करना है पर थोड़ा सा आपको वाटर को बचा के रखना है, प्योर फॉर्म में लाना है, थोड़ा सा पानी बचाना पड़ेगा एंड देन कूल करोगे तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। यानी अगर 2 लिक्विड आपस में घुल जाएं, लाइक अल्कोहल एंड वाटर, उनको अलग करने के लिए क्या लगाते हो आप? डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल मिक्सचर। व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिहेव लाइक अ ट्रू सस्पेंशन इनसाइड द बॉडी? कितना गजब क्वेश्चन पूछा है। अगर आपका ब्लड सस्पेंशन हो तो क्या होगा? अगर आपका ब्लड सस्पेंशन हो तो सॉलिड अलग, लिक्विड अलग। ब्लड कहाँ जम जाएगा? आर्टरीज और वेन्स में। आप बोलोगे जो ब्लड का सॉलिड पार्ट है, अब द सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड गेट्स डिपॉजिटेड इन द वेसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड it might cause, it will cause clotting of blood in the arteries, which can cause heart attack, brain hemorrhage like situations. हार्ट अटैक इस तरीके से ही आता है कि जब आर्टरी के अंदर कुछ ज्यादा कचरा भर जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही अगर ब्लड के सॉलिड पार्ट अलग हो जाएंगे तो वो कचरा ही तो है बॉडी के लिए। कितना एक अच्छा बात बोला किसी फिलोसोफर ने, इफ मनी इज नॉट फ्लोइंग प्रॉपरली in your life you will suffer, and if blood is not flowing proper in your body will suffer. तो ब्लड क्यों प्रॉपर फ्लो करता है? क्योंकि सारे कंपोनेंट आपस में मिक्स होते हैं, वो होमोजेनियस है। ये बोल रहा है अगर वो हेटेरोजेनियस हो जाएगा तो वो जमा हो जाएगा बच्चों कहाँ पर? आर्टरीज और वेन्स के अंदर। इन अ ब्लड सैंपल आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मीडियम कौन होगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन है? मीडियम। और फेस कौन होगा? कॉर्प्यूस्कल्स, लाइक कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मतलब अल्टीमेटली इसे क्या बोलेंगे हम? सेल्स। सेल्स वाला जो पार्ट होगा ना, वो अपना क्या होगा? फेज होगा। नेक्स्ट, यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट, नेफ्थलीन। द फिगर 5.25a, ये आपको तीनों का मिक्सचर दे दिया। द फिगर 5.25b, ये वाला, depicts various steps used to separate the components of this mixture. Identify, write down the correct sequence of separation technique. देखो सबसे पहली बात, इनके अंदर सबसे अलावा क्या दिखता है? नेफ्थलीन। ये आप गर्म करोगे, इस जगह पर अंदर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? नेफ्थलीन मिल जाएगा, ठीक है? अब इसके अंदर क्या बचा? अब इसके अंदर क्या बचा? सैंड और कॉमन सॉल्ट। अब आपने पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद आप क्या करते हो? वाटर आपके उड़ जाएगा, ठीक है? वाटर उड़ जाएगा, या वी कैन से इसके नीचे की तरफ देखो क्या, अब देखो अच्छा एक बात और समझना, इस जगह पर आपको 2 चीजें मिल जाएंगी, मेनली क्या? सैंड और कॉमन सॉल्ट। तो दूसरी में आप क्या कर रहे हो, मतलब यहाँ पे टेक्निक क्या लगा रहे हो? फर्स्ट का नाम क्या है? सब्लिमेशन। अब आप सेकंड में क्या कर रहे हो? इसको गर्म कर रहे हो। कैसे गर्म कर रहे हो? पानी मिला के गर्म कर रहे हो। तो पानी मिला के अगर गर्म करोगे तो आपको क्या मतलब यहाँ पे क्रिस्टल्स बनेंगे। तो यहाँ पे टेक्निक क्या होगी? क्रिस्टलाइजेशन।
और फिर आपने पानी और जैसे पानी है आपने उसको फिल्टर किया तो इस जगह पर आपको क्या अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा। तो इस टेक्निक का नाम क्या है, फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई इज डिस्टिलेशन एंड इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन। तो आप क्या बोलोगे, वाटर एंड एसीटोन को अलग कैसे करा जाता है? ये दोनों आपके, बिकॉज दे आर मिसिबल लिक्विड्स। अगर लिक्विड्स आपस में क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं, तो हम सबसे पहले उस लिक्विड को उड़ाते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। डिस्टिलेशन के अंदर हम कम बॉइलिंग पॉइंट वाले को, कम बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले वेपराइज हो जाएगा, फिर वो डिस्टिलेट के अंदर आपको जाके मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बढ़ाया था। तो बिकॉज इन द डिस्टिलेशन टेक्निक द लिक्विड विथ लेसर बॉइलिंग पॉइंट evaporate faster than higher boiling point liquid and it will get separated in distillate। देखो आपके सामने एक केस स्टडी हो रहा है, मैं चेक करता हूं बच्चों कि कितना ये चैप्टर अभी अपना और बाकी है। सो थोड़ा सा और बाकी बच्चों चैप्टर एंड देन इट विल बी फिनिश्ड कंप्लीटली। तो यहां पर क्या दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डेटा गिवन इन 5.4। क्या लिखा हुआ है, सोल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सॉल्ट। सॉल्ट्स कौन है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। 10 डिग्री पर ये 21 ग्राम घुलता है, 21 ग्राम 100 ग्राम पानी में, 20 डिग्री 32 ग्राम घुलता है। टेम्परेचर बढ़ा रहा है, सोल्युबिलिटी बढ़ रही है। ये सोल्युबिलिटी लमसम लमसम सभी की बढ़ रही है, सभी की। सबसे कम किसकी बढ़ रही है, सोडियम क्लोराइड की, ये ज्यादा नहीं बढ़ पा रही। ठीक है, what mass of potassium nitrate would be needed to prepare saturated solution in 50 gram of water at 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 40 डिग्री पे आ जाओ, बात किसकी हो रही है, पोटेशियम नाइट्रेट की। मतलब आप यहां आ जाओ, 62 ग्राम चाहिए 100 ग्राम के लिए। आप बोलोगे 62 ग्राम is soluble in 100 ग्राम ऑफ वाटर। अपने पास कितना ग्राम वाटर है, 50 ग्राम। तो आप बोलोगे 50 ग्राम के लिए इसको हाफ कर दो, कितना ग्राम चाहिएगा, 31 ग्राम। दैट्स इट। नेक्स्ट, a student makes a saturated solution of potassium chloride in water at 80 डिग्री सेल्सियस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बन गया, 80 डिग्री पर, एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल। ठंडा होगा तो मैं, ठंडा होने के बाद वो क्या ऑब्जर्व करेगी, आप बोलोगे शी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। when the saturated solution cools, आप बोलोगे when the saturated solution cools it will form the crystals and the process is called crystallization। एक्चुअली क्या होता है, जब ठंडा होता है ना, तो जो पार्टिकल्स, अब देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है किसके, सॉल्यूट के। जो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है वो आपस में एग्रीगेट होते हैं, वो करीब आते हैं, और करीब आके वो क्या बनाएंगे, क्रिस्टल्स बनाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स की वो ये मैंने पूरा समझा रखा है कि जब आप सॉलिड को कहाँ मिलाते हो, लिक्विड में। ये सारे जो लोग थे ना, ये पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब सॉलिड है, को लिक्विड में मिलाते, आप बोलते हो इस प्रोसेस के अंदर हीट बढ़ती है। और अगर आप क्या बढ़ाते हो, टेम्परेचर, तो आप बोलोगे दे बोथ फॉलो द सेम पाथवे, हेंस solubility will be higher। Compare the change in solubility of 4 given salt with increasing temperature from 10 डिग्री to 80 डिग्री। अब देखो आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, आप बोलोगे पोटेशियम नाइट्रेट सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ गई क्योंकि 21 से कितनी हो गई, 167। सोडियम मतलब पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं ना, सोल्युबिलिटी इसकी मैक्सिमम पे चली जाएगी। सोडियम क्लोराइड की इतना ज्यादा एनहांस नहीं हुई है, 36 से कहां तक गई है, 37 तक। बाकी इनकी थोड़ी थोड़ी मतलब मॉडरेट, इन दोनों को मॉडरेट कह सकते हैं। किसको, पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा, सबसे अच्छी सोल्युबिलिटी किसकी होगी, पोटेशियम नाइट्रेट की, सबसे बढ़िया, इसको ए मान लेते हैं।
उससे पुअर किसकी होगी? डी, अमोनियम की, क्योंकि 24 से वो कहाँ पहुंच गया? 66 पे। उससे पुअर किसकी होगी? पोटेशियम क्लोराइड, 35 से कहाँ पहुंचा है वो? 54। और पुअरेस्ट किसकी होगी? सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि वो 36 से 37 पर ही पहुंचा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा इफेक्ट पड़ा ही नहीं है सोल्युबिलिटी पर। 3 students A, B, C are preparing sugar solution. A ने क्या करा? 20 ग्राम शुगर ली, 80 ग्राम पानी लिया। B ने 20 शुगर ली, 100 ग्राम पानी लिया। C ने 30 शुगर ली, 80 ग्राम पानी लिया। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ शुगर इन, तो तीनों का मास परसेंटेज ऐसे एग्जाम में लिखना है। कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म बाय ए, फॉर्म बाय बी एंड फॉर्म बाय सी। कैसे लिखते हैं? परसेंटेज। मास ऑफ शुगर अपॉन टोटल मास, 20 प्लस 80 कितना हो गया? 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 20% वेट बाय वेट। इधर बी ने 20 ग्राम शुगर ली प्लस 20 प्लस 100 कितना हो गया? 120। 50 अपॉन 3, 16.66। सी ने ली 30 ग्राम, 30 प्लस 80 कितना हो गया? 110। 300 अपॉन 11, 11 2 जा 22, 807, 30280, 27.27%। ये तीनों का हो गया। Whose solution is the most concentrated? आप बोलोगे the solution formed by C is the most concentrated because the percentage of sugar is the highest. क्या बोलोगे? The percentage of sugar is the highest. नेक्स्ट के अंदर आपको ये डायग्राम दे रखा है। यू नो द डायग्राम इज ऑफ डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन डायग्राम है। यहाँ पर ए कौन है? मिक्सचर है। और सी कौन है? मिक्सचर का एक कंपोनेंट है जिसको हम डिस्टिलेट बोलते हैं। बी कौन है? ये बी आपको सिखाया था, वाटर कंडेंसर है। आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक मार्क्ड एज एस। व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्निक? डिस्टिलेशन। लेबल द एपरेटस ए बी सी। अब देखो ए कौन हो गया? राउंड बॉटम फ्लास्क। चलो मैं यही कर लेता हूं, आप एग्जाम में लिख देना। ए कौन हो गया? राउंड बॉटम फ्लास्क। बी कौन हो गया? वाटर कंडेंसर, जहां पर पानी की वजह से ये जो गैस होती है ना, गैस ये ठंडी होती है। और सी कौन हो गया? डिस्टिलेट। सी इज कॉल्ड डिस्टिलेट। So the next question is the last question of this chapter, and after completion of this question we will complete this whole chapter. Which of the following mixture can be separated by the technique identified above? Use the data given in table 5.5. Water and acetone. अब देखो वाटर एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट में गैप ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट में अगर गैप ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 25 डिग्री से ज्यादा। अगर बीपी में गैप ज्यादा है तो ओनली क्या यूज करेंगे? डिस्टिलेशन। किससे ज्यादा है? 25 डिग्री। अगर 25 डिग्री से कम है तो क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, वाटर एंड एसीटोन। देखो वाटर एंड एसीटोन को अगर अलग करना है, बॉइलिंग पॉइंट में गैप ज्यादा है, 25 डिग्री से ज्यादा है, तो क्या बोलोगे? डिस्टिलेशन। एसीटोन एंड एल्कोहल, इनको अगर माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 22। तो अपन क्या बोलेंगे इसको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, इसमें 25 डिग्री का गैप नहीं है, 17 डिग्री का ही है, तो क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वाटर एंड सॉल्ट, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन सही है। सैंड एंड सॉल्ट,
देखो सैंड और सॉल्ट को पहले आप वही आप बोलोगे मिक्सिंग विथ वाटर फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। पहले मिक्स कर दो, सॉल्ट गायब, फिल्टर कर दो, सॉल्ट सॉल्यूशन अलग, मिट्टी अलग, इवेपोरेट कर दो, सॉल्ट अलग, पानी अलग। लास्ट एल्कोहल एंड बेंजीन। अब एल्कोहल का कितना है 78, बेंजीन का 80, 2 डिग्री का गैप है केवल, ठीक है, और दोनों लिक्विड्स हैं। इनको अलग करने के लिए अगले क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक्चुअली जमीन के अंदर से जो क्रूड ऑयल निकलता है, उस क्रूड ऑयल के अंदर से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सबको अलग करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो डायग्राम आपकी बुक के अंदर बना हुआ है, बट क्योंकि आपने 8th क्लास में यूं का यूं पढ़ा है, इसलिए वो आपको लेके नहीं है आपके लिए। सो बच्चों, एट दिस टाइम वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ये चैप्टर लमसम हमारे साथ लमसम 2 घंटे या उससे थोड़ा सा ऊपर का हो सकता है। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा है आपने, समझा है, जाना है, कई चीजें आपने समझी है। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इस चैप्टर का एक समरी ये है, जब चैप्टर की शुरुआत हुई तो हमने सीखा था टाइप्स, वी कैन से टाइप्स ऑफ मैटर, प्योर, इम्प्योर। प्योर में कौन आता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कौन होते हैं, 2 चीजों के रिएक्शन करने से बनते हैं। मिक्सचर, जो 2 चीजें आपस में मिला दी पर वो रिएक्शन नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिलाने के बाद अगर वो दिखाई देती हैं, दोनों दिखाई देती है तो हेट्रोजीनस है, और नहीं दिखाई देती है, एक दूसरे में गायब हो जाती है, उसको बोलते हैं होमोजीनस। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा मिक्सचर के टाइप्स, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, वो अपन ने पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइड में डिफरेंस विथ लाइट एक्सपेरिमेंट भी अपन ने पढ़ा था एक। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे अगर हम बात करें तो हम लोगों ने तीनों में डिफरेंस पढ़ लिया, उसका सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन के हम लोगों ने क्या पढ़ी, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये करने का हम लोगों ने पढ़ा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के टाइप पढ़े, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। जो घुल जाता है वो अनसैचुरेटेड, जो घुलना बंद हुए हैं सैचुरेटेड, फिर भी तुम मिला रहे हो, सुपर सैचुरेटेड। फिर आप लोगों ने यहाँ के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा कि आप सेपरेट कैसे करोगे। सेपरेशन अगर आपके पास होमोजेनस मिक्सचर है तो फर्स्ट टेक्निक आपने अप्लाई की थी क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड अप्लाई किया आपने डिस्टिलेशन, एंड थर्ड आपने इसके अंदर अप्लाई की थी डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने करा। उसके पहले आप लोगों ने वी कैन सी आपने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा। डिस्टिलेशन के बाद थोड़ा सा क्या मेरे भी दिमाग से निकल गया टॉपिक, इसीलिए आप लोगों ने डिस्टिलेशन पढ़ा, एंड देन आप लोगों ने क्या पढ़ा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा, हेट्रोजेनस से क्या सेपरेट करते हैं। हेट्रोजेनस को सेपरेट करने के लिए क्या यूज किया आपने, सेपरेटिंग फनल आपने यूज की। आप लोगों ने सब्लिमेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर आपने क्या करा, सस्पेंशन क्या होते हैं वो समझा। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक थी, इसमें आपने मिल्क में से क्रीम को अलग किया था। कोएगुलेशन मतलब गंदगी सारी की सारी एक ही जगह पर आ जाए, कोएगुलेशन बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट समझा, एंड देन आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं जो आपको पूरे के पूरे एक्सप्लेन किए गए हैं। सो माय स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने एक्सप्लोर कर लिया है कि मिक्सचर क्या होते हैं और आप उनको सेपरेट कैसे करोगे। चैप्टर के नेम का पर्पस अभी पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक्स अलॉट। अगली बार फिर मिलूंगा एक नए चैप्टर और एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स अलॉट।